हे गाइस, दिस साइड अर्शदीप सिंह एंड वेलकम टू एंड यूट्यूब चैनल। और जैसा कि लास्ट वीडियो में आई प्रॉमिस कि नेक्स्ट वीडियो विल बी बेस्ड ऑन डैशबोर्ड यूजिंग रिएक्ट जेएस। इट्स रेडी एंड इट्स देयर फॉर यू। और इस वीडियो में हम लोग सिर्फ रिएक्ट जेएस का यूज़ करेंगे डैशबोर्ड को बनाने के लिए। डैशबोर्ड आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, कुछ ऐसा दिखेगा एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। ये डैशबोर्ड रेडी होगा हमारे पास। और जैसे कि आप देख सकते हो, ऐसे प्रोजेक्ट यूट्यूब पे मुझे नहीं लगता बहुत लोगों ने कवर किए हैं। Plus this data which we are visualizing, it is coming from an API, it is crypto market data। ठीक है, क्रिप्टो करेंसी का मार्केट डेटा को हम विजुलाइज करेंगे और ये रियल टाइम डेटा है। इट्स नॉट अ स्टैटिक पीस ऑफ डेटा जिसको हम सिर्फ विजुलाइज फॉर द सेक ऑफ विजुलाइजेशन हम कर रहे हैं। नहीं, ये प्रॉपर एक डैशबोर्ड होगा। इट्स अ प्रॉपर प्रोजेक्ट। ठीक है, इट्स नॉट अ कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये सिर्फ एक प्रोटोटाइप समझाने के लिए बात नहीं हो रही है, बट इट्स अ प्रॉपर कंप्लीट प्रोजेक्ट। ओके, तो हम इस प्रोजेक्ट को कैसे बनाएंगे उसके लिए थोड़ी बहुत चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। दैट इज़ कि अगर हम वेरी न्यू टू रिएक्ट जेएस हैं, कोई बात नहीं, तब वी कैन गो अहेड विद दैट। लेकिन अगर हमें रिएक्ट जेएस नहीं भी आती है, फिर भी हम इस प्रोजेक्ट को सीख सकते हैं। अगर एज अ व्यूअर इफ़ यू डोंट नो हाउ टू वर्क विद रिएक्ट जेएस, स्टिल यू कैन वर्क ऑन। जस्ट दैट यू शुड नो व्हाट जावास्क्रिप्ट इज, व्हाई जावास्क्रिप्ट, एंड यू नो इफ़ यू हैव वर्कड अ लिटिल बिट विद जावास्क्रिप्ट, दैट्स इट। अगर जावास्क्रिप्ट भी आपको थोड़ी बहुत आती है, देन वी कैन ईजिली गो अहेड विद दिस वीडियो। ओके, तो सबसे पहले तो हम एक रिएक्ट ऐप बनाएंगे और इट्स वेरी इजी, जस्ट वन लाइन ऑफ कोड एंड हमारा रिएक्ट ऐप जो है रेडी हो जाता है। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, the code which is explained in this video provided in the that link is provided in the description। आप उसको यूज़ कर सकते हो, क्लोन कर सकते हो। ठीक है, गिटहब पे पोस्टेड है। ओके, नाउ मूविंग ऑन, वी विल बी वर्किंग विद क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स। देर आर टू टाइप्स, क्लास बेस्ड, फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट्स। मैं उस चीज़ में ज़्यादा नहीं जाना चाहूँगा, लेटर आई एक्सप्लेन यू। ठीक है, एंड फेचिंग डेटा फ्रॉम एपीआई। सो एपीआई जो क्रिप्टो मार्केट डाटा हमने देखा ही था, इट विल बी इन जेसन फॉर्मेट, और उसको हमने कितना सुंदर विजुलाइज करा दिया वो तो आपने देख लिया था। ठीक है, तो वैसा कुछ हम करने वाले हैं। एंड फॉर विजुलाइजिंग व्हाट वी आर यूजिंग, सो वी आर यूजिंग एपेक्स चार्ट्स। एंड एपेक्स चार्ट्स इज अ चार्टिंग लाइब्रेरी। उसके अंदर भी हमारे पास रिएक्ट, एंगुलर और वू जेएस तीनों में सपोर्टेड उन्होंने प्रोवाइड करके रखा है। एक एक रैपर क्लास प्रोवाइड करा के रखी है, एंड हमें सिर्फ उसको यूज़ करना है इंपोर्ट करा के, एंड आर डेटा डैशबोर्ड विल बी रेडी। ठीक है, बस इतना ही हमारा काम है। जस्ट दैट कि मैं इस वीडियो में डिज़ाइनिंग जो है, दी वेब पेज डिज़ाइनिंग, उस चीज़ को ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। अदर देन दैट आई प्रॉमिस यू ईच एंड एवरी लाइन ऑफ कोड विल बी एक्सप्लेन, दैट्स इट। ठीक है, तो लेट्स मूव ऑन। बिफोर मूविंग ऑन, एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बतानी थी। स्मॉल केस इज़ अ इंडिया बेस्ड स्टार्टअप, और ये लोग हायर कर रहे हैं बैक एंड डेवलपर और फ्रंट एंड डेवलपर के लिए विद अ पैकेज रेंज ऑफ 8 to 9 LPA। एंड विद दैट वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, Cars24, जिसके बारे में हम सब जानते हैं, इट इज़ ऑल्सो इंडिया बेस्ड organization and well established. They are also hiring for React.js developer with a package of 20 plus LPA, right? Yes, you heard it right. And now how we can apply for them, उसके बारे में सुनते हैं। पिछले 2 सालों ने जॉब मार्केट और हायरिंग को पूरा ऊपर से नीचे कर दिया था। लोगों की नौकरियां गई, पे कट्स आए और पता नहीं क्या क्या हुआ। पर एक बात जो सबकी समझ में आ गई वो ये थी कि आप कंट्री में कहीं से भी अच्छे कैंडिडेट्स को हायर कर सकते हो और उनके साथ रिमोटली काम कर सकते हो। इसका मतलब यही है कि आपको जॉब आपकी स्किल के बेसिस पे मिलनी चाहिए। दैट इज इट, लाइक प्रूव योर स्किल एंड गेट अ जॉब। यही रीलेवल बाय अनअकैडमी करता है। रीलेवल इंडिया का पहला टेस्ट हायरिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको सिर्फ एक सिंपल टेस्ट देके अपनी स्किल्स प्रूव करनी है, एंड आप क्वालिफाई कर सकते हो इंडिया की टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के लिए, जिसमें आप जो भी नाम लेना ले सकते हो, स्विगी, फोनपे, क्रेड, Cars24, ओला, पेटीएम जैसी 200 प्लस कंपनीज में। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इसके लिए ना ही आपको किसी एक्सपीरियंस, ना ही किसी कॉलेज डिग्री और ना ही किसी रिज्यूमे की ज़रूरत है। ऊपर से टेस्ट बिल्कुल बिल्कुल फ्री, पूरा प्रोसेस फ्री है। कहीं पे भी किसी भी स्टेज में आपको किसी को भी पैसा देने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें टोटल 10 तरह के टेस्ट हैं जो कि जॉब प्रोवाइड करते हैं। सेल्स, HR, वेब डेवलपमेंट, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, एनालिटिक्स और एंड्रॉयड डेवलपमेंट जैसी रोल्स के लिए। रीलेवल प्लेटफॉर्म से आप इन सभी कंपनीज और रोल्स के लिए एलिजिबल हो, चाहे आप कितनी भी बार अटेम्प्ट कर लो। आपको किसी कूल डाउन पीरियड का वेट नहीं करना पड़ेगा जो कि नॉर्मली ऑफलाइन इंटरव्यूज़ में होता है। और तो और रीलेवल ने आज तक 16 करोड़ से ज़्यादा वर्थ की जॉब्स डिलीवर करी हैं। लास्ट फरवरी मंथ में हर दिन 15 लाख वर्थ की जॉब्स दिलवाई गई हैं। आप इन सभी कैंडिडेट्स की प्रोफाइल इनके ट्विटर हैंडल पे जाके भी देख सकते हो। ये सारे राउंड्स ऑनलाइन लिए जाएंगे। इसमें आप इंडिया में कहीं से भी किसी भी कंपनी के लिए इंटरव्यू दे सकते हो। और सबसे बड़ी बात, जो कि रीलेवल पे पहले रजिस्टर्ड है, उन्हें पता होगा कि 700 आउट ऑफ 1000 जो था 70% कट ऑफ रहती थी, लेकिन अब उसे घटा के 50% कर दिया गया। दैट इज़ 500 आउट ऑफ 1000। तो अब आप सिर्फ 50% स्कोर करके भी बड़ी से बड़ी कंपनी 15 से 20 लाख की जॉब इंटरव्यू में बैठ सकते हो। और फ़ायदा बस इतना ही नहीं है, अपने कैंडिडेट्स की सक्सेस को सेलिब्रेट करने के लिए रीलेवल
हर महीने अपने क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को गुडीज़ भेजता है और टॉप 3 कैंडिडेट्स को एप्पल प्रोडक्ट्स और गुडीज़ भेजता है। आप बस एक सिर्फ साइनअप से दूर हो इन सब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। एक टेस्ट आपका पूरा करियर डिफाइन कर सकता है और ये बिल्कुल फ्री है। आप फ्रेशर हो या वर्किंग प्रोफेशनल हो, सभी एलिजिबल हैं री लेवल टेस्ट के लिए। यू जस्ट हैव टू बी 18+, दैट्स दी ओनली कंडीशन। आज ही जाइए और साइनअप करिए। ऑलराइट, सो आई एम ऑन माई VS कोड स्क्रीन। हमें कुछ नहीं करना है। VS कोड आई एम यूजिंग हेयर, यू कैन यूज़ योर ओन IDE या Notepad++ का यूज़ कर सकते हैं, बट वेर एवर यू फील कंफर्टेबल। बट देर इज़ अ वेरी बिग रीज़न वाई आई एम गोना यूज़ VS कोड, ठीक है। सबसे बड़ा रीज़न तो सबसे पहले मैं आपको एक्सटेंशन, यहाँ पे VS कोड में दिस इज़ द एक्सटेंशन, ठीक है। यू कैन डाउनलोड VS कोड, इट्स अ वेरी लाइट वेट IDE, ठीक है। और उसमें हमारे पास ना हमारे को ये चीज़ चाहिए, E7 रिएक्ट रिडक्स, ये वाला स्निपेट। अगर आप नॉर्मली React.js यहाँ पे टाइप करोगे ना, ये चीज़ डिस्प्ले हो जाएगी। सो मेक श्योर दैट यू इंस्टॉल दिस एक्सटेंशन, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ, अगर देर इज़ अ लॉट टू राइट इन React, ठीक है, टू बी ऑनेस्ट। तो यहाँ पे इट सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम फॉर अस। हाउ? अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, आई हैव लिटिल बिट जूम्ड इन जस्ट बिकॉज आप लोग को थोड़ा क्लियर दिख जाए कि क्या हो रहा है यहाँ पे। इफ़ आई शो यू सर्टेन एग्जाम्पल्स, I'm not sure why they are not showing it here, but I'll show you. Let me just create one file and before creating a file, हम लोग मतलब आप फिलहाल ही एक्सटेंशन डालो and I'll show you how it is helpful, ठीक है। तो alright, so the basic rule says that हमें जब एक React app बनानी है, so the best thing to do is that first of all you need to have Node.js in your system. So if you don't have Node.js in your system, पहले उसको इंस्टॉल करें आप। Node.js को आपको पहले डालना पड़ेगा सिस्टम में, एंड अकॉर्डिंग टू 32 और 64 बिट, गो फॉर इट। आई रिकमेंड फॉर गोइंग फॉर 32 बिट, बिकॉज आई फेस सर्टेन इशूज़ व्हेन इट्स विंडोज सिस्टम में। हम लोग कई बार जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटर नेम होता है या जो भी हमारे सिस्टम का नाम है, उसको हम 2 लेटर्स में रखते हैं समटाइम्स, और रिएक्ट ऐप कई बार प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है जब हमारा जो सिस्टम नेम है वो 2 अलग नाम हो, एंड वी हैव Node.js 64 बिट, देयर इज सम काइंड ऑफ बग देयर, ठीक है। तो अगर आप लिनक्स या फिर OS पे मैक OS पे काम कर रहे हैं, आई एम नॉट श्योर, यू कैन गो विथ 64 बिट एज वेल, बट नॉर्मली यू कैन गो विथ 32 बिट Node.js, ओके। सो नॉर्मली क्रिएट रिएक्ट ऐप, हम यहाँ से नॉर्मली आप क्रिएट रिएक्ट ऐप करोगे तो वो चीज़ आ जाएगी, ठीक है। और वहाँ पे हमारे पास एक कमांड होती है विच इज़ npx create react app, और उसके बाद उस ऐप का नाम। सो विल कॉपी दिस एंड वी विल पेस्ट इट। हम एक टर्मिनल खोल लेंगे और मैं चला जाऊंगा इस वाली डायरेक्टरी के अंदर। ओके, सो आई एम इन माई डायरेक्टरी, दिस डायरेक्टरी रिएक्ट डैशबोर्ड। मैंने एक फोल्डर क्रिएट कर लिया था, उसके बाद वहाँ पे उसको यहाँ से फाइल में न्यू ओपन फोल्डर करके यहाँ पे आप आ सकते हैं, ठीक है। एंड राइट, सो नाउ वी विल गोना पेस्ट, और npx नॉट npm, npm इज़ अ पैकेज इंस्टॉलर, अ लॉट ऑफ पीपल नो दैट, लेकिन यहाँ पे npx का यूज़ करते हैं। और मैं आपको फटाफट से दिखा दूँ क्यों हम npx का यूज़ करते हैं। सो एज यू कैन सी npx इज फॉर द फर्स्ट टाइम इज नॉट अ टाइपो। वो ये चीज़ क्लियर कर रहे हैं कि यहाँ पे npm, अगर आप npm लिखोगे और क्रिएट रिएक्ट ऐप करोगे देन ऑल्सो इट विल गोना वर्क, बट देर आर सर्टेन एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग npx ओवर npm, ठीक है। पहली चीज़ तो ये एक रनर टूल है, तो ये एक पैकेज इंस्टॉलर नहीं है। तो npm एक पैकेज इंस्टॉलर है, तो वो कोई भी जो रिक्वायर्ड डिपेंडेंसी होगी वो आपके सिस्टम में इंस्टॉल करेगा, लेकिन npx डजंट डू दैट, ठीक है। और सेकेंड थिंग कि इन्होंने यहाँ पे चीज़ भी मेंशन करी है दैट दिस क्रिएट रिएक्ट ऐप वट एवर वी आर राइटिंग, ठीक है, ये एक तरह से शॉर्टकट है, एंड दिस डजंट हैंडल एनी बैकएंड लॉजिक और डेटाबेस। तो अगर आपको बैकएंड लॉजिक लगाना है, अटैच करना है, उसके लिए आप फ्री विल के साथ कर सकते हो, ठीक है। और वो इसके साथ लग सकता है। आई हैव ट्राइड दैट, आई हैव वर्कड विद npx क्रिएट रिएक्ट ऐप, और मैंने वहाँ पे पाइथन का बैकएंड यूज़ करा था, तो ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है, इट्स वेरी इजी। लेकिन फिलहाल हम लोग सिर्फ रिएक्ट ऐप पे काम कर रहे हैं। तो और भी चीज़ें हम यहाँ पे देख सकते हो, Next.js का कैसे यूज़ कर सकते हैं, ऑल लॉट ऑफ स्टफ, ठीक है। ऑलराइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स रन दिस, एंड ओके आई हैव अ टाइपो हेयर आई गेस, लेट मी जस्ट ओके या। तो यहाँ पे हमको अपनी ऐप का नाम भी देना है, सो आई एम गोना नेम दैट डैशबोर्ड, ठीक है। वहाँ पे उन्होंने माई ऐप दिया था, आई एम गोना नेम इट डैशबोर्ड, राइट। एंड नाउ दिस विल गोना टेक अ लिटिल लॉन्गर, सो मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पे वीडियो को ट्रिम कर रहा हूँ, ठीक है। दिस विल गोना टेक अ लिटिल लॉन्गर टू रन, ओके। ओके, सो हैप्पी हैकिंग का मैसेज आ गया है। हमारा डैशबोर्ड का फोल्डर आप यहाँ पे देख सकते हैं, इट इज़ इंस्टॉल्ड, इफ यू कैन सी इट, और उसके अंदर कुछ हमारे पास चीज़ें आ गई हैं पहले से बनी बनाई। और अगर मैं आपको थोड़ा सा ड्रॉप करके दिखाऊं तो जैसे नोड मॉड्यूल्स जो है, अगर आप इसका साइज़ देखोगे तो भाई मतलब बहुत ही कुछ है, ठीक है। एंड
यहाँ पे हमें खुद से कुछ इंस्टॉल नहीं करना पड़ा, कोई डिपेंडेंसी नहीं लगानी पड़ी। जैसे हमने npx create react app लिखा और हमारी जो रिएक्ट ऐप का बेसिक स्ट्रक्चर है वो रेडी होके आ चुका है। एंड फॉर रनिंग आर ऐप व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू सिंपली राइट, हमें सबसे पहले तो डैशबोर्ड के अंदर आना पड़ेगा। वी हैव टू कम टू दिस डायरेक्टरी फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। तो cd डैशबोर्ड, तो नाउ आई एम इनसाइड रिएक्ट डैशबोर्ड, ठीक है। तो मैं डैशबोर्ड फोल्डर के अंदर हूँ एंड इनसाइड दैट वी हैव आवर कोड इनसाइड। हमारा जो इंस्टिगेशन होती है कोड की वो होती है इंडेक्स डॉट जेसन से, सॉरी जेएस से, और जो हमारा कोड है बेसिक वो हम यहाँ पे ऐप डॉट जेएस में लिखते हैं, ठीक है। एंड ये थोड़ा सा इन्होंने बाई डिफॉल्ट एक कोड लिखा हुआ है विच इज़ फंक्शन बेस्ड, सो दिस इज़ फंक्शन बेस्ड, राइट। एंड एज आई सेड कि हम लोग जो यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं दैट इज़ क्लास बेस्ड, सो वो चीज़ करेंगे हम थोड़ी देर में। बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी दैट इफ दिस ऐप इज़ रनिंग और नॉट। तो उसके लिए हमारे को सबसे पहले लेट मी जस्ट क्लियर इट। For clearing it you have to write clear, okay, and it's cleared. Now what I can do is I have to write npm start, ठीक है, npm start, and this will also take a little longer। तो इस चीज़ को भी थोड़ा सा ट्रिम करता हूँ मैं, ठीक है। थोड़ा टाइम ये ले जाता है, ठीक है। तो लेट्स जस्ट ट्रिम दैट पार्ट एज वेल। तो हमारी रिएक्ट ऐप जो है वो चल रही है एज यू कैन सी, और ये जो कोड हमारा रिएक्ट ऐप जो चल रहा है दैट इज़ दिस ओनली। हमारा ये जो कोड हम यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है, यहाँ से हम रिटर्न करा रहे हैं हमारी डिव क्लास, और सी दिस इज HTML, ठीक है। और लाइक कायदे से दिस इज JSX, ठीक है। लेकिन हमारे लिए तो HTML ही है, ठीक है। वेरी स्मॉल चेंजेस की, जैसे हम यहाँ पे करली ब्रेसेस का यूज़ करके उसके अंदर हम अपनी जावास्क्रिप्ट को जो है उसको लिख सकते हैं। एंड सेकेंड थिंग, नॉर्मली वी यूज़ क्लास, ठीक है। क्लास होती है हमारे पास एज वन ऑफ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एनी एलिमेंट इन आर HTML। यहाँ पे क्लास नहीं होती बिकॉज क्लास इज अ रिजर्व्ड कीवर्ड, ठीक है, और इन जावास्क्रिप्ट, सो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग क्लास नेम हियर। और ऐसे एक दो छोटे छोटे चेंजेस ही हैं, दैट्स इट इन रिएक्ट। अदरवाइज दिस इज वेरी वेरी सिमिलर टू 99% सिमिलर टू HTML ओनली, ठीक है। सो ऑलराइट, हाँ, वन रिक्वायरमेंट की जो हमारी इनसाइड रिटर्न देयर इज वन कंडीशन की जो हमारा डिव है इट ओनली रिटर्न्स वन डिव। तो अगर हमें मल्टीपल डिव्स और मल्टीपल एलिमेंट्स को रिटर्न कराना है देन वी हैव टू यूज़ अ क्लास सी, लाइक ये हर एक चीज़ इसके अंदर रैप्ड है। अगर मैं यहाँ पे एक और डिव यहाँ से भेजना स्टार्ट कर दूँ, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, आई थिंक आई हैव टू चेंज इट टू रिएक्ट जावास्क्रिप्ट, ओके, यस, नाउ दिस गुड। अभी मैं इसको एक बार यहाँ पे डिव मेंशन करता हूँ एंड एज यू कैन सी हमारे पास एरर आना स्टार्ट हो गया है बिकॉज वो मल्टीपल डिव्स को नहीं भेज सकते। तो हमें रैप करना होता है हर एक को एक पेरेंट डिव के अंदर, ठीक है। सो दिस इज़ वन थिंग, ऑलराइट। तो अभी फ़िलहाल इसको पूरे को चेंज करते हैं, ठीक है। यहाँ से मैं हर एक चीज़ को यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। पहली बात तो मुझे ये लोगो वोगो चाहिए नहीं कुछ, ठीक है। app.css नहीं चाहिए, आई डोंट वांट दिस, तो जस्ट सिंपली डिलीट दिस, ठीक है। और मेरे को ये लोगो भी नहीं चाहिए, SVG लोगो एंड वट एवर। और जैसे ही मैं चीज़ें चेंज कर रहा हूँ यहाँ पे आप देखोगे एरर्स आने स्टार्ट हो गए हैं बिकॉज दिस इज़ रनिंग, ठीक है। तो उसके बाद हमारा जो app.js है, आई हैव टू चेंज दिस, राइट। एंड index.css, दिस इज़ वी विल गोना कीप दिस, ठीक है। इसे हम चेंज नहीं करेंगे, इसे हम रहने देंगे, और बस यहाँ पे कुछ चेंजेस करने भी, राइट। तो हमें क्या करना है, सिंपली ये पूरी फाइल जो है इसको पूरे को डिलीट कर दो, ठीक है। डोंट वरी, आप धीरे थोड़ा सा समझोगे आपको सब समझ में आएगा मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ। एंड एज आई टोल्ड यू हमारे पास एक्सटेंशन में हमने एक वो E7 जो भी था रिएक्ट का, हमने एक एक्सटेंशन डाउनलोड किया था, राइट। तो उसके, अरे रिएक्ट लिख रहा हूँ मैं, सॉरी। तो अब मुझे वही चीज़ को यहाँ पे यूज़ करना है एंड व्हाट आई हैव टू डू एग्जैक्टली नाउ इज कि मैं यहाँ पे लिखूँगा RCC, ठीक है। RCC लिखेंगे तो रिएक्ट क्लास कंपोनेंट बन के आ जाएगा, ठीक है। इफ़ आई शो यू तो कुछ ऐसा कंपोनेंट बन के हमारे पास रेडी हो जाएगा, ठीक है। एंड देयर इज़ अ वेरी स्मॉल डिफरेंस, सी हमें भी यहाँ पे रिटर्न नहीं करना होता है, जस्ट दैट हमें एक रेंडर फंक्शन को कॉल करना होता है बिफोर रिटर्निंग, और यहाँ पे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट क्लास एक्सटेंड्स आ जाएगा, ठीक है। एक बहुत छोटे छोटे चेंजेस हैं, दैट्स इट, नथिंग वेरी, ऐसा कुछ नहीं है कि ऊप्स के कॉन्सेप्ट यूज़ करने पड़ जाएंगे और बड़ा दिमाग खराब होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सो राइट नाउ वी नीड दिस, ठीक है। हमें RCC को क्रिएट करना है, और आई गेस इफ नॉट RCC देन RCE को अगर मैं एक्सपोर्ट करूँगा तो नो, RCC इज़ गुड, ठीक है। तो RCC को हम बना रहे हैं एंड एज यू कैन सी उसने ऐप नेम खुद डिसाइड कर लिया, ठीक है। खुद उसने पकड़ लिया कि ठीक है इस फाइल का नाम ऐप है, देन वी नीड टू हैव दिस, ठीक है। एंड नाउ व्हाट आई एम गोना डू इज़ कि मैं इस चीज़ को एक बार रिटर्न करा के देखता हूँ एंड लेट्स सी कि इफ दिस वर्क्स और नॉट। तो कोई एरर तो नहीं है हमारे को, एंड एज यू कैन सी दिस इज़ वर्किंग, ठीक है।
और क्योंकि हमने इसकी CSS निकाल दी थी एंड एवरीथिंग, सो इट्स लाइक दिस, राइट। ठीक है, और कुछ थोड़ा बहुत हमें और चेंज करना पड़ेगा आई गेस। या नाउ इट्स गुड, आई थिंक आई डिडंट री, हाँ अब सही है। तो एज यू कैन सी कि यहाँ पे हमारे पास ऐप जो है वो रिटर्न हो रहा है, दैट्स व्हाट वी वर रिटर्निंग। तो उसी चीज़ को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। नाउ वन मोर थिंग है टू कंसिडर कि मैं हर एक चीज़ को हमारे यहाँ पे नहीं लिखने वाला हूँ। आई हैव अ लॉट ऑफ, हमें पूरा डैशबोर्ड क्रिएट करने वाले हैं, अ लॉट ऑफ थिंग्स गोना हैपन, तो मैं हर एक चीज़ को इस रिटर्न के अंदर नहीं लिखने वाला हूँ। क्यों ना, उससे क्या होगा कि हमारी app.js है ना बहुत ही बड़ी फाइल बन जाएगी, और अगर मुझे कहीं ना कहीं छोटे मोटे चेंजेस करने होंगे देन इट्स नॉट अ वेरी गुड प्रैक्टिस। ठीक है, कि इतना बड़ा कोड मैं सिर्फ एक पेज के ऊपर लिख के डाल दूँ। ठीक है, सो व्हाट वी विल गोना डू इज़ कि हम अपने जो डैशबोर्ड है उसे 3 पार्ट में ब्रेक करेंगे। हम पहले एक हेडर सेक्शन अलग बनाएंगे, फिर हम उसके बाद कार्ड सेक्शन बनाएंगे जहाँ पे हमारा जो न्यूमेरिक डेटा है उसे डिस्प्ले कराना है, एंड कार्ड्स जो है उसको हम यूज़ करेंगे बूटस्ट्रैप में से। एंड देन दी लास्ट पार्ट विल बी आर डेटा विजुअलाइजेशन पार्ट। तो वो चार्ट सेक्शन मैंने उसको नाम देना है, और वो 3 अलग अलग कंपोनेंट्स को ऐप के साथ रिटर्न करवाऊंगा। एंड इट इज़ वेरी इजी टू डू, उसमें हमें कुछ समझने की जरूरत नहीं, वो रिएक्ट अपने आप कर रही है, हमें सिर्फ इनकी डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से चलना है। मैंने पढ़ ली आपके लिए, तो आप अगर आप इस वीडियो को देखोगे तो आपको सब समझ में आ ही जाएगा वैसे भी। ठीक है, तो उसी और आगे बढ़ते हैं। एंड देर आर सर्टन थिंग्स बिफोर दैट, हमको सबसे पहले तो इसको बंद करना है, और मैं आपको पहले एपेक्स चार्ट्स दिखा देता हूँ, बिकॉज उसको यूज़ करना है, उसको इंस्टॉल करना है, उसके बाद ही हम काम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो वो चीज़ कर लेते हैं पहले। तो आ चुके हम अपने एपेक्स चार्ट्स जेएस के अंदर। यहाँ पे डॉक्स में जाके हम वी कैन डायरेक्टली एक्सप्लोर इट, लेकिन उस चीज़ को, हाँ चलो मैं वही करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे 16 डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं, और बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू हैव एपेक्स चार्ट्स इन आवर सिस्टम, एंड जस्ट बिकॉज वी आर वर्किंग, तो हमें पहली बात तो ये चीज़ हमें इंस्टॉल करनी पड़ेगी। बिना कुछ बात करें पहले तो इसको कर लेते हैं। ठीक है, ज़्यादा मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूँगा आप लोगों का, बिकॉज ठीक है वीडियो बहुत लंबी हो जाती है हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करने के चक्कर में। तो पहली बात तो शांति से इसको यहाँ पे ला के इसको रन कर देते हैं, और जब तक इंस्टॉल होगा तब तक आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को डायरेक्टली यूज़ किया जा सकता है। इफ़ यू आर वर्किंग विद सिंपल HTML तो हमें यहाँ पे ऐसे या फिर ऐसे यूज़ कर सकते हैं। सॉरी, ये जावास्क्रिप्ट हो गई। सिंपल HTML के साथ यूज़ करना है, वी कैन यूज़ लाइक दिस। ठीक है, हम अपने HTML पेज के अंदर इस चीज़ को एम्बेड करा के एंड वी कैन डायरेक्टली स्टार्ट ऑन। यहाँ पे मैं आपको अगर चीज़ दिखाऊँ, मुझे इंटीग्रेट करना है इसको रिएक्ट के साथ, तो रिएक्ट चार्ट्स में जाऊँगा एक बार मैं, और उसकी अपनी कुछ एक रिक्वायरमेंट्स हैं बेसिक। पहली बात तो मुझे ये चीज़ जो है इसको भी साथ में डालना पड़ेगा विद एपेक्स चार्ट्स। ठीक है, तो इस चीज़ को साथ में डालना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई हैव ऑलरेडी डन एपेक्स चार्ट्स, तो मुझे इस चीज़ को वापस से अभी सेव के साथ इसको रन करना पड़ेगा। ठीक है, एंड इफ़ यू आर डायरेक्टली यूजिंग React.js इनसाइड योर HTML पेज, तो उसके लिए हम यहाँ पे 2 इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं स्क्रिप्ट टैग के अंदर। ऑलराइट, तो हमारे पास कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग है यहाँ पे। See, this was the biggest reason why I use class-based components, because ये जो प्रोजेक्ट है this is completely based on class-based। ठीक है, तो अगर ये फंक्शन पे होता तो मैं इस वीडियो को फंक्शन में ही बनाता, आई प्रॉमिस यू दैट। और कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, ये स्टेट क्या चीज़ होती है, प्रॉप्स क्या होते हैं, ये दोनों चीज़ के ऊपर पूरा का पूरा प्रोजेक्ट बेस्ड है। इन दोनों को समझेंगे अच्छे से। ठीक है, और यहाँ पे टेंशन कोई लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, दीज आर सर्टेन थिंग्स विच यू हैव टू कीप मेक श्योर कि हमारी जो सीरीज़ है विच इज़ आई हैव टू पास माई डेटा इन माई सीरीज़, और देन देर इज़ वन ऑप्शंस। ठीक है, ऑप्शंस के अंदर मुझे चार्ट की सारी डिस्क्रिप्शन देनी होती है कि एक्स एक्सिस को मैं क्या चाहिए है, और उसके बाद वाई एक्सिस को डिस्प्ले कराने की नहीं, कौन सा थीम लगाना है, कौन सा कलर देना है, चार्ट किस टाइप का होना चाहिए। ठीक है, हाउ एवर चार्ट किस टाइप का होना चाहिए वो हम यहाँ पे भी दिखा सकते हैं, राइट दिस लाइक दिस। ठीक है, हाइट, विड्थ और टाइप, एंड देन 2 ऑप्शंस, दैट इज ऑप्शन एंड सीरीज। और हम चार्ट का ऐसे यूज़ करेंगे अपने रिटर्न के अंदर, जैसे डिव जो भी बनाएंगे उसके अंदर हम उसको ऐसे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो दिस इज़ द वे वी विल गोना एम्बेड। ठीक है, चार्टिंग जो होगी, बट ये लेटर पार्ट है, अभी स्टार्टिंग हम इससे नहीं करेंगे। स्टार्टिंग हम नॉर्मली API को फेच करके और उसको थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, तो पहले मैं इसको फटाफट से रन कर लेता हूँ। ठीक है, ये वही बात है, अगर मैं इसको एक ही कमांड में रन कर लेता तो आसानी रहती, मुझे 2 अलग बार नहीं रन करना पड़ता। बट नाउ एज आई हैव ऑलरेडी रन दैट कमांड, सो अब मुझे वापस से इसको करना पड़ेगा रिएक्ट एपेक्स चार्ट्स के साथ। ठीक है, दिस इज़ अ नीड। अगर ये चीज़ नहीं करोगे तो प्रॉब्लम्स आएंगी, मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है विजुअलाइजेशन कराना। ठीक है, और अब मैं आपको मेन चीज़ दिखा देता हूँ, दैट इज़ आर API जो हम यूज़ करने वाले हैं, विच इज़ CoinGecko API। ठीक है, तो वो चीज़ फटाफट से देख लेते हैं। तो आ गया हूँ मैं अपने CoinGecko API के ऊपर। CoinGecko जो है दे प्रोवाइड रियल टाइम क्या बोलते हैं, क्रिप्टो मार्केट डेटा। ठीक है, और यहाँ पे हम देख सकते हैं अलग अलग चीज़ें, अलग अलग इन्होंने API URL हिट हमें पॉइंट्स दे रखे हैं। हम जो यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं नॉर्मली इट विल बी कॉइन्स ID, करंट प्राइस, मार्केट डेटा जो भी है, ये चीज़ को यूज़ करेंगे। अगर आपको दिखा दूँ एक बार, ठीक है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट डेटा वी हैव टू डील विद। तो मैं यहाँ पे कुछ IDs हैं, इनकी ID आप ऑब्टेन कर सकते हो यहाँ लिस्ट में जाके। ठीक है, दिस लाइन यू कैन एक्सप्लोर इट बाय योरसेल्फ। मैंने कुछ अपने हिसाब से कुछ क्रिप्टो करेंसीज डिसाइड कर ली हैं पहले से ही,
जो कि मैं इसमें यूज़ करने वाला हूँ 10 क्रिप्टो करेंसीज हैं, वो मैंने अपने हिसाब से यूज़ करी है। इफ़ यू वांट टू यूज़ इट सम डिफरेंट, यू कैन गो अहेड विद दैट। उसके लिए आपको लिस्ट वाली इसको करना पड़ेगा, और कैसे करना वो यहाँ पे आप देख ही रहोगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जैसे सेंड कर देता हूँ बिटकॉइन, ठीक है, बिटकॉइन, दिस इज आईडी नेम, ठीक है। हम यहाँ पे कुछ भी लिखो तो ऐसा नहीं चलेगा, देयर इज सर्टेन थिंग्स विच यू हैव टू मेक श्योर, ठीक है। तो बिटकॉइन हमने यहाँ पे रन किया एंड लेट्स जस्ट एग्जीक्यूट दिस फंड्स, और थोड़ा सा टाइम लेगा ये रन होने में, एंड आई शो यू कि क्या डेटा जो है वो उसे हम डील करने वाले हैं। ऑल राइट, तो इस डेटा को मैं यहाँ नहीं, जैसे ये जो डेटा है सारा आ चुका है, बट यहाँ पे नहीं, हम इसको एक और जगह देखते हैं ऑन अ न्यू वेब पेज। लेट मी जस्ट पेस्ट दिस URL, ठीक है। तो एज यू कैन सी, आपके शायद आपके क्रोम के ऊपर ऐसे ना दिखे प्रॉपरली, ऐसे अलाइंड और ऐसे प्रिटीफाई होके ना आए। सो फॉर दैट यू कैन गो फॉर जेसन फॉर्मेटर, ठीक है। जेसन फॉर्मेटर इज़ अ एक्सटेंशन, ठीक है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हो। नॉर्मली आप यहाँ पे लिखोगे जेसन फॉर्मेटर, ठीक है। और एल्स यू कैन ऑल्सो गो विद योर फायरफॉक्स ब्राउज़र। इफ़ यू आर वर्किंग ऑन फायरफॉक्स तो कोई नीड नहीं है इस चीज़ को इंस्टॉल करने की, ठीक है। तो जेसन फॉर्मेटर ये लिखोगे तो ये क्रोम का एक्सटेंशन है, फर्स्ट लिंक को क्लिक कर लेना और इसको डाउनलोड कर लेना, दैट्स इट। और यहाँ पे रॉम अगर आपको डेटा दिखाऊँ तो कुछ ऐसा दिखता है, ये कुछ समझ में नहीं आएगा क्या चीज़ हो रही है, तो हम लोग इसको पार्सली रहने देते हैं, ओके। तो हमारी आईडी इसने दी बिटकॉइन, ठीक है, एंड देयर इज़ नेम। आफ्टर दैट लोकलाइजेशन, अलग अलग चीज़ें, डिस्क्रिप्शन हमें ज़रूरत नहीं है, लिंक्स की हमें ज़रूरत नहीं है, इमेज की ज़रूरत नहीं है। नाउ फ्रॉम हेयर द रियल डील स्टार्ट्स, ठीक है। पहली चीज़ तो कि कॉइन गेको स्कोर क्या है, या लिक्विडिटी स्कोर क्या है, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या बोलते हैं सेंटीमेंट वोट्स क्या है, सेंटीमेंट अप परसेंटेज कितनी चल रही है, सेंटीमेंट डाउन कितनी चल रही है, ठीक है। कंट्री ओरिजिन यहाँ पे नहीं है इस चीज़ का अवेलेबल, बट मे बी अलग और किसी का अवेलेबल हो। ऑल राइट, करंट प्राइस जो है, सो इन डिफरेंट करेंसीज, AED जो है वो दुबई की करेंसी है, ठीक है। देन वी हैव INR, वी हैव USD, ठीक है। USD में क्या चल रहा है, सो $46619 इज़ द करंट प्राइस ऑफ बिटकॉइन, ठीक है। सो दिस इज़ द करंट मार्केट डेटा, और ये स्टैटिक डेटा नहीं है। सो दैट इज़ वन थिंग। करंट प्राइस हो गया हमारे पास ऑल टाइम हाई, दैट इज़ ATH, ठीक है। वो भी अलग अलग क्रिप्टो करेंसीज के अंदर है। हमें सिर्फ इस डेटा को एक्सेस करना है, और ये दिस इज़ वेरी इजीली कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ क्या बोलते हैं, डॉट ऑपरेटर होता है, जिसकी हेल्प से हम लोग काफ़ी आसानी से जैसे इसके अंदर घुस सकते हैं, जैसे जेसन फॉर्मेट, ठीक है। तो इट्स वेरी इजी, आई गोना शो यू दैट। और ऐसे बहुत सारा अलग अलग चीज़ का डेटा है जिसे हम यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि मैं इस डेटा को दिखा पाऊँ, ठीक है, और यहाँ से इस चीज़ को फैच कर पाऊँ। तो उसी चीज़ को समझते हैं विद द हेल्प ऑफ रिएक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाते हैं और अपने प्रोजेक्ट पे। आई होप आई एम क्लियर विद कि हमारा मोटिव जो है वो क्या है यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा कि मुझे इस रेंडर से पहले कुछ चीज़ें डालनी है यहाँ पे, दैट इज़ कि मुझे फेच यूज़ करना है पहले तो, ठीक है, एंड अ लॉट ऑफ अदर स्टफ कि कैसे कैसे होता है। तो यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर भी बनाना पड़ेगा हमें सबसे पहले तो, ठीक है, क्योंकि हम कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे स्टेट का, यहाँ पे स्टेट को अपडेट करेंगे, वैसे ही हर चीज़ होती है रिएक्ट के अंदर। तो कंस्ट्रक्टर जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास बनना चाहिए, और कंस्ट्रक्टर डायरेक्टली बना सकते थे हम लोग, पर मतलब विद द हेल्प ऑफ जस्ट अ सेकेंड, विद द हेल्प ऑफ दैट जो हमने एक्सटेंशन डाला हुआ है, ठीक है। शायद कुछ गड़बड़ हो गई है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, एवरीथिंग इज़ गुड। यूज़लेस कंस्ट्रक्टर, अच्छा हाँ, नहीं बेटा यूज़ करेंगे, टेंशन मत ले। तो फिलहाल तो हम इसका कोई यूज़ कर नहीं रहे हैं बिकॉज हमने कोई स्टेट डिफाइन नहीं करी है, पर कोई बात नहीं, ठीक है। इस चीज़ को रखते हैं, और रेंडर से पहले वट एवर लॉजिक यू हैव टू राइट, वट एवर जावास्क्रिप्ट यू हैव टू राइट, ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज बिफोर रेंडर, ठीक है। हमें रेंडर के पहले वो चीज़ लिखनी होती है। सो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक फंक्शन बनाऊँगा, ठीक है। मैं नाम लिखूँगा फेच डेटा, ठीक है। एंड फेच डेटा को मैं एक एरो फंक्शन की तरह बनाऊंगा, ठीक है। वेरी लाइक नॉर्मली भी बना सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड बाउंड रूल नहीं है, ठीक है। मुझे लगता है एरो डेटा के साथ थोड़ा आसान रहता है काम करना, बिकॉज मोस्टली एग्जांपल्स इसी के अंदर होते हैं। मैं एक वेरिएबल लेता हूँ लेट डेटा, ठीक है, और उसके बाद मैं क्या करूँगा, अपने डेटा को फेच कराऊंगा विद द हेल्प ऑफ फेच, ठीक है। फेच इज़ एन इनबिल्ट क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्स जो है उसको लेने के लिए इनबिल्ट क्या बोलते हैं, जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी कह सकते हो, एक फंक्शन है, एक फंक्शन है जो हमारा किसी भी URL एंड पॉइंट से डेटा जो है उसको लेके आ सकता है, ठीक है। एंड इट विल ईजिली स्टोर दैट ऑन आवर डेटा, ठीक है। और ये जो है रिटर्न होता है प्रॉमिस को, और प्रॉमिस का कॉन्सेप्ट मैं इस वीडियो में अच्छे से नहीं कवर करूँगा, बिकॉज लास्ट वीडियो में मैंने बहुत डिटेल में कवर किया था प्रॉमिस और ये सब चीज़ें, उसमें पूरी प्योर जावास्क्रिप्ट लगाई थी इसलिए। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो अपनी जो ये API है, इस चीज़ को यहाँ से उठाऊँगा, ठीक है, और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा इनसाइड
सिंगल कोलन या डबल कोलन वट एवर, सॉरी ब्रैकेट्स कह रहा हूँ यार, इन्वर्टेड कॉमास, यस। और उसके बाद यहाँ पे मैंने इस डेटा को कर लिया है स्टोर, और उसके बाद मैं क्या करूँगा, एक और वेरिएबल बनाऊंगा, लेट जेसन डेटा, ठीक है, जेसन डेटा। और उसके बाद मैं क्या करूँगा कि जो मेरा डेटा है उसको कन्वर्ट कर दूंगा जेसन के अंदर, ठीक है, उसको कन्वर्ट कर दूंगा मैं जेसन के अंदर, दैट्स इट। और जेसन इज ऑल्सो समथिंग इनबिल्ट, ठीक है, उसका भी ऐसा कुछ नहीं, उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, इट्स ऑल्सो जावा स्क्रिप्ट इनबिल्ट फंक्शन, ठीक है। ओके, सो नाउ इट्स सेइंग कि जेसन को हम यूज़ नहीं कर रहे हैं एंड वट एवर। और एक और चीज़ कि हमने अपने कंस्ट्रक्टर का भी यूज़ नहीं करा है, ठीक है, उसमें हमने किसी स्टेट को चेंज नहीं करा है, ऐसा कुछ नहीं करा है। सो वो चीज़ भी करेंगे धीरे धीरे, प्रोजेक्ट को धीरे धीरे बनाएंगे, पहले समझ तो लें कि क्या हो रहा है यहाँ पे, राइट। तो अब मैं क्या करूँगा, इस जेसन डेटा को मुझे डिस्प्ले कराना है, ठीक है। एंड एज यू कैन सी द स्कोप ऑफ दिस वेरिएबल इज इनसाइड दिस फंक्शन। मैं इस फंक्शन से बाहर इस वेरिएबल का यूज़ नहीं कर पाऊंगा। इफ इवन इफ आई एम यूजिंग इट, इट विल गोना थ्रो एन एरर, बिकॉज इसका जो स्कोप है वो इस फंक्शन तक ही लिमिटेड है, ठीक है। सो फॉर टाइम बिंग व्हाट आई विल गोना डू इज कि मैं एक स्टेट क्रिएट करता हूँ, ठीक है, मैं एक स्टेट को बनाता हूँ। एंड स्टेट को बनाना बहुत आसान है, स्टेट के बारे में समझेंगे अच्छे से, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि मैं आपको एटलीस्ट स्टेट को तो अच्छे से समझा ही दूँ, ठीक है, और वो समझेंगे एक एग्जाम्पल के साथ। तो मैं क्या करूँगा, दिस डॉट स्टेट, ठीक है, दिस डॉट स्टेट और इक्वल टू, और एक कर्ली ब्रेसेस लूँगा, वाई कर्ली ब्रेसेस, उसका एक रीज़न है, ठीक है। और मैं क्या करूँगा, यहाँ पे हमारे पास आईडी दूंगा एक मैं, ठीक है। आर आईडी राइट नाउ इज बिटकॉइन, चलो कोई बात नहीं, हम स्टैटिक ले रहे हैं इस वक्त, स्टैटिक हमारे पास है तो हम बिटकॉइन रहने देते हैं, स्लोली विल गोना चेंज इट, ठीक है। और उसके बाद जो हमारा डेटा आया, ठीक है, उस चीज़ को हम यहाँ पे लिखेंगे। तो डेटा इज समथिंग विच वी वांट टू डिस्प्ले राइट फ्रॉम दिस एपीआई। और अब हमारा जो वो डेटा है वो जेसन डेटा के ऊपर स्टोर्ड है, ठीक है। नाउ व्हाट आई हैव टू डू इज कि मुझे इस स्टेट को अपडेट करने के लिए मुझे स्टेट को अपडेट करना है, राइट। सो दिस इज़ दी बाय डिफ़ॉल्ट स्टेट डेटा, मतलब जो स्टेट है उसका बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो ये है। अब अगर मुझे इस चीज़ को डिस्प्ले कराना हो कहीं पे, लेट मी जस्ट डू दैट फर्स्ट, ठीक है। इस डिव को हटाता हूँ और यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें डिस्प्ले कराता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू डिस्प्ले द स्टेट। तो मैं क्या करूँगा, बिकॉज जावास्क्रिप्ट यूज़ करने वाली है, मुझे जावास्क्रिप्ट लिखनी है, तो दैट्स व्हाई आई हैव टू यूज़ कर्ली ब्रेसेस। एंड व्हाट आई विल डू इज दिस डॉट स्टेट डॉट आई डी हमें दिखाना है, राइट। स्टेट डॉट आई डी हमें यहाँ पे डिस्प्ले कराना है फॉर एग्जाम्पल अभी के लिए। एंड आफ्टर दैट व्हाट आई वांट टू डू इज कि मुझे दिस डॉट स्टेट डॉट डेटा को भी डिस्प्ले कराना है, लेकिन उसको मैं अभी नहीं करूँगा, उसको मैं थोड़ा सा हल्का सा रुक के करता हूँ, ठीक है। और बिकॉज वो डेटा हम यहाँ से लेके इसके अंदर अपेंड करने वाले हैं, सेट करेंगे डेटा को, ठीक है। ओके, अब क्या करूँगा कि जैसे इस फंक्शन को बनाया मैंने, इस फंक्शन को कहीं पे कॉल भी करना पड़ेगा मुझे, राइट। तो उस चीज़ को भी करना पड़ेगा। एक और चीज़ मैं यहाँ पे कर देता हूँ जस्ट फॉर टाइमिंग, आपको स्टेट का कॉन्सेप्ट समझा दूँ। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, दिस डॉट सेट स्टेट, जिसकी हेल्प से हम लोग स्टेट जो है उसको चेंज करते हैं, ठीक है। फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट्स में हम खुद डिफाइन कर सकते हैं, और यहाँ पे हमारे पास सेट स्टेट और स्टेट, ये दो तरह की चीज़ें होती हैं। अभी सेट स्टेट के अंदर मुझे क्या करना है, दिस थिंग इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कि जब आप अपने स्टेट को चेंज कर रहे हैं एंड देर आर मल्टीपल नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इनसाइड योर स्टेट, देन यू हैव टू डील विद ऑल ऑफ देम। आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि आप सिर्फ आईडी को चेंज कर रहे हो और दूसरे को आपने इग्नोर कर दिया, बिकॉज सेट स्टेट जो है वो अल्टीमेटली जो इन ब्रैकेट्स के अंदर लिखा है ना, वो न्यू वैल्यू होगी आपके स्टेट की। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने वेरिएबल ए को कुछ एक वैल्यू दे दी 10, ठीक है, 10 प्लस चलो 10 दे देते हैं, ठीक है। और सपोज दिस इज स्टेट, और सेट स्टेट क्या करेगा कि वेरिएबल या मतलब ए को वो फिर से चेंज कर देगा सम डिफरेंट वैल्यू विद सम डिफरेंट, लेट अस सपोज कि मुझे करना क्या था, मुझे करना था समथिंग लाइक 10 प्लस 10, बट व्हाट आई डिड 20 लाइक दिस, ठीक है। तो अगर मैंने स्ट्रिंग पास कर दी तो वो चीज़ जो है इसको अपडेट करने वाली है, ठीक है। तो अब यहाँ पे न्यूमेरिक डेटा रहेगा नहीं और वो पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा। तो ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट होता है अपने स्टेट का, सेट स्टेट का, ठीक है। तो मैं स्टेट में क्या करूँगा कि फ़िलहाल के लिए मैं अपने आईडी को हार्ड कोड करके चेंज कर दूँगा। तो आईडी मेक श्योर हमारा जो कैपिटल स्मॉल है वो सब सही है, उसको मैं चेंज कर दूँगा। तो मैं क्या करूँगा, उस चीज़ को मैं लिख दूँगा सोलाना, ठीक है, सोलाना। जैसे ही फंक्शन कॉल होगा तो ये चीज़ परफॉर्म होगी, ये सेट स्टेट होगा। नाउ वन थिंग कि हमारा डेटा जो है उसको हमने अभी तक छेड़ा नहीं है, तो दैट्स ऑल्सो समथिंग वी हैव टू डील विद। तो डेटा को हम क्या करेंगे, व्हेन यू डोंट हैव टू चेंज एनीथिंग, जब आपको डेटा के अंदर नथिंग यू हैव टू चेंज, आपको उसका स्टेट चेंज नहीं करना, तो व्हाट यू हैव टू डू इज दिस डॉट स्टेट डॉट डेटा। मैंने उसी की वैल्यू उसको वापस असाइन कर दी, तो जो उसकी वैल्यू है वो इसकी वैल्यू वापस है, दैट्स इट।
तो इट डिडंट अपडेटेड। ये चीज़ करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अगर मैं इस चीज़ को नहीं करूँगा तो मेरा जो स्टेट की वैल्यू सिर्फ इतनी हो जाएगी, दैट्स इट। डेटा जो है इट वोंट बी देयर आफ्टर दैट, अगर ये चीज़ रन हो जाती है तो। ऑलराइट, सो नाउ आई हैव टू रन दिस, राइट। मेरे को इस चीज़ को रन भी करना है, वो भी करेंगे। और फटाफट से मैं एक बार इसको सेव कर लेता हूँ यहाँ पे। और मुझे कह रहा है जिसने डेटा यूज़ नहीं करे, कोई बात नहीं, इसको यूज़ करते हैं। और मैं यहाँ पे npm स्टार्ट फिर से कर देता हूँ, विच विल अगेन टेक लिटिल लॉन्गर। तो थोड़ा सा वीडियो को ट्रिम करता हूँ। एज यू कैन सी हमारे पास यहाँ पे बिटकॉइन डेटा जो है वो चल रहा है, हमारा जो सर्वर है वो, सॉरी हमारी ऐप जो है वो अप एंड रनिंग है। और बिटकॉइन को अब मुझे चेंज करना है। दिस डॉट स्टेट हमने बिटकॉइन रखा था, वही चीज़ वहाँ पे डिस्प्ले हो रही है, ठीक है। और यार इसको ना H1 के अंदर डाल देते हैं, H1 के अंदर डाल देते हैं इसको, और थोड़ा बड़ा दिखेगा। नाउ आई हैव टू अपडेट दिस स्टेट। और वो कैसे होगा, जब मैं इस फंक्शन को रन कर दूंगा। तो फंक्शन को रन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, या तो मैं इस चीज़ को डायरेक्टली कॉल करा दूँ, ठीक है, बट दैट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस। मुझे इस फंक्शन को रन करने के लिए व्हाट आई हैव टू डू इज की वेन एवर माई माई रिटर्न इज कम्प्लीट, माई पेज इज रेंडर, ठीक है, जब हमारा पेज रेंडर हो चुका है उसके बाद मुझे इस फंक्शन को रन करना है। तो पहले जो बेसिक स्टेट होगी वो ये होगी, और उसके बाद हमारा जो भी होगा यहाँ पे ऑपरेशन जो हम परफॉर्म कर रहे हैं उस चीज़ को कर लेंगे। राइट नाउ वी हैव टू इग्नोर दीज 2 लाइन्स, बिकॉज हमारा इसको अपडेट करने से इन दोनों का लेना देना नहीं है, बट उसको मैं अभी करने वाला हूँ, इसलिए कर लेते हैं फटाफट से। तो उसके लिए हमारे पास एक इनबिल्ट फंक्शन होता है विच इज कॉम्पोनेंट डिड माउंट, ठीक है। कॉम्पोनेंट डिड माउंट ये क्या करता है जी, कॉल्ड इमीडिएटली आफ्टर कॉम्पोनेंट इज माउंटेड, सेटिंग स्टेट हेयर विल ट्रिगर री रेंडरिंग। तो क्या बोलना चाहता है ये कि हमारा जो कॉम्पोनेंट, दिस इज आर कॉम्पोनेंट, सी दिस इज आर कॉम्पोनेंट, ये जो है ना ये पूरा कॉम्पोनेंट है हमारा, ऐप कॉम्पोनेंट है हमारा। और ये क्या करेगा, जैसे ही वो रेंडर हो जाएगा, जैसे ये चीज़ पूरी परफॉर्म हो जाएगी, उसके बाद वो इस फंक्शन को कॉल कराएगा। और उसके अंदर जैसे मैंने फंक्शन को कॉल करना है या डायरेक्टली अगर मैं इसको मतलब बात तो वही है ना कि मेरे को इस सेट स्टेट को हिट करना है, मैं फंक्शन कॉल करा के हिट करूँ या डायरेक्टली यहाँ पे सेट स्टेट करूँ, बात तो वही है। तो वो क्या करेगा, वो री रेंडरिंग कर देगा उस चीज़ की, उस कॉम्पोनेंट की री रेंडरिंग करेगा, ठीक है। और उस कॉम्पोनेंट में उसी चीज़ की री रेंडरिंग होगी जो कि चेंज हो रही है, जिसकी स्टेट चेंज हो रही है, दैट्स इट, ठीक है। तो ऐसा लगेगा ही नहीं कि आपका पेज जो है रिफ्रेश हुआ या पूरा पेज जो है पूरा कंपोनेंट ही री रेंडर हुआ, ऐसा कुछ नहीं लगेगा, ठीक है, दिखने में। तो वही चीज़ करते हैं फटाफट से। तो यहाँ पे कंपोनेंट डिड माउंट का यूज़ करूँगा मैं। नॉर्मली हम लोग जब फंक्शन बेस पे काम कर रहे होते हैं देन वी यूज़ इफेक्ट। और यूज़ इफेक्ट और कंपोनेंट डिड माउंट में छोटा सा फर्क होता है, वो उसको बहुत देर बाद में समझेंगे, अभी नहीं, बहुत देर बाद में जब विजुअलाइजेशन वाली चीज़ आएगी, ठीक है। तो कंपोनेंट डिड माउंट, ओके। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, फेच डेटा को कॉल करा दूंगा, फेच डेटा। सो दिस डॉट फेच डेटा एंड ब्रैकेट्स, सो दैट्स हाउ वी हैव टू कॉल योर फंक्शन। दिस हमेशा यूज़ करेंगे यहाँ पे, दिस, ठीक है, बिकॉज एवरीथिंग इज क्लास बेस्ड। और हर चीज़ जो है वो हमारे इसके साथ सुपर कॉल करने का मतलब ये है, अगर मैं सुपर को यूज़ नहीं करूँगा ना देन देर इज़ अ प्रॉब्लम, ठीक है। तो मैं इस दिस का यूज़ नहीं कर सकता, बिकॉज दिस जो है वो स्कोप डिफाइन करता है। अगर मैं फिलहाल मैंने सुपर यूज़ किया हुआ है तो मतलब कि हर चीज़ कंस्ट्रक्टर को क्या बोलते हैं, एड्रेस कर रही है, हर एक जो दिस है वो कंस्ट्रक्टर एड्रेस कर रहा है। अगर मैं ऐसे सुपर हटा दूँ, ये पहली बात तो यहाँ पे वार्निंग एरर्स आने लग जाएंगे। सेकंड थिंग कि जब मैं उसको दिस को यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ ना, तो ये जो है रेफर कर रहा होगा फेच डेटा को, ठीक है। तो स्टेट यहाँ पे एरर आ जाएगा, बिकॉज स्टेट इज नॉट अ पार्ट ऑफ फेच डेटा, इट इज़ आउटसाइड स्टेट, आउटसाइड योर फंक्शन, ठीक है। तो उस चीज़ को इसलिए एड्रेस करने के लिए हम दिस को जो है सुपर का यूज़ करके हम क्या करते हैं, दिस को एक तरह से सार्वजनिक बना देते हैं, उसको कंस्ट्रक्टर का एक हिस्सा बना देते हैं, ठीक है। तो फेच डेटा मैंने कॉल करा दिया, और मैं यहाँ से अब इसको एक बार कंट्रोल S मारता हूँ। और यार थोड़ा सा ना मुझे डिले देना पड़ेगा, बिकॉज या तो मैं एक सेकेंड काम करता हूँ, इसको साइड बाय साइड खोल लेते हैं, ठीक है। इसको साइड बाय साइड ऐसे खोल लेते हैं, एंड इसको भी ऐसे खोल लेते हैं साइड बाय साइड, ओके। अभी मुझे क्या करना है, मुझे इस चीज़ को यहाँ पे सेव करना है, ठीक है। एंड यू विल सी हेयर कि कुछ चेंजेस आएंगे, जैसे कि आपने देखा स्टार्टिंग में कुछ डेटा नहीं आया, और उसके बाद ओके देयर इज़ सम प्रॉब्लम, देखना पड़ेगा क्या दिक्कत आ रही है। तो मैं कुछ समझ गया, यहाँ पे क्या एरर आ रहे हैं, हमने यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल कराया, कुछ फंक्शन से रिलेटेड एरर है, और फिलहाल के लिए वो फेच डेटा से रिलेटेड है। तो उसको मैं एक बार यहाँ पे कंट्रोल S मारता हूँ, एंड जैसे ही मैं उस चीज़ को अपडेट करूँगा यहाँ पे सोलाना अपने आप आ जाएगा, ठीक है। जैसे मैं इसको रीलोड भी कर रहा हूँ, सो वो अपने आप यहाँ पे सोलाना आ जा रहा है। और ये जो एरर है इस चीज़ को हम देखेंगे क्या एरर है, ठीक है। हर चीज़ इस चीज़ को रिजॉल्व करेंगे धीरे धीरे। सो एज यू कैन सी कि यही स्टेट का कॉन्सेप्ट होता है कि मैंने उस चीज़ को अपडेट करा और वो चीज़ हो गई। अगर मैं यहाँ पे एक डिले लगा देता तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगी ये चीज़, ठीक है। डिले लगाऊंगा तो, और सेट इंटरवल की हेल्प से हम वो चीज़ कर सकते हैं, वो चीज़ को बाद में करेंगे, ठीक है। तो दिस इज दी स्टेट, ठीक है। स्टेट से ऐसे ही, और ऐसे ही हमें यहाँ पे डेटा लेके आना है, और डेटा को फिर यहाँ पे डिस्प्ले कराना है, ओके। तो अब हम बढ़ते हैं उसी ओर। तो हमारे को कुछ एरर हमने देखे जैसे कि आ रहे थे, और मैं
मतलब ये जो वीडियो बन रहा है ये बन रहा है आपका 2 अप्रैल को, ठीक है, ये रिकॉर्डिंग जो है 2 अप्रैल को हो रही है। और द थिंग इज़ दैट यहाँ पे 29 मार्च को एक अपडेट आया है फ्रॉम रिएक्ट साइड, ठीक है। और वो जो एरर हम स्टार्टिंग में देख रहे थे, वार्निंग देख रहे थे, और वो स्टैक ओवरफ्लो पे मुझे मिल गया, ठीक है। इट इज़ लाइक 4 दिन पहले, 3 दिन पहले इस चीज़ को डाला गया है, ठीक है। ये एरर तभी से ही, वार्निंग तभी से आनी स्टार्ट हुई है, एंड वी हैव टू मेक स्मॉल चेंजेस इन आर index.js अकॉर्डिंग टू दिस आंसर, एंड विच डेफिनेटली वर्क्स, ठीक है। तो हम अपने index.js में आ जाएंगे, एंड देन वी हैव टू मेक स्मॉल चेंजेस। पहली बात तो हमें इस चीज़ को हटाना है, ठीक है। एज यू कैन सी दी एरर, इफ आई शो यू ऑन न्यू टैब, जो हमारा रिएक्ट है, सॉरी रिएक्ट लिख रहा हूँ, लोकल होस्ट 3000, ओके। तो यहाँ पे जैसे कि हम देख सकते हैं, हम एक इसको मैं अगर कंसोल पे दिखाऊँ आपको, जस्ट अ सेकेंड, एंड कंसोल, एंड एज यू कैन सी दैट वी आर गेटिंग दिस एरर, रिएक्ट डॉम डॉट इज नॉट सपोर्टेड इन रिएक्ट 18। तो ये जो चीज़ है डेप्रिकेट हो चुकी है, और इसलिए मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा। पहली बात तो मैं इस लाइन को चेंज करूँगा, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। पहली बात तो ये चीज़ हमें चेंज करनी है, यहाँ से रिएक्ट डॉम की जगह स्लैश क्लाइंट से हटाना था, वैसे पूरे सेम ही था वैसे तो, ओके। और दूसरी चीज़, हमें इस चीज़ को रिप्लेस करना है इसके साथ, ठीक है। वी सिंपली हैव टू रिप्लेस दिस फ्रॉम दैट्स इट। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं, हमें इनको समझने की ज़रूरत नहीं है यार, हमारा काम बन रहा है बस। डेवलपमेंट में ज़्यादा सोचते समझते नहीं है। और यहाँ पे ये चीज़ हो गई है। नाउ इफ़ यू विल सी, देन एटलीस्ट हमारे पास वो वार्निंग जो है वो वहाँ से जा चुकी है। बट हमारे पास कुछ और एरर्स आ रहे हैं, जैसे कि हमारा जो डेटा डॉट जेसन है वो नॉट अ फंक्शन वो दिखा रहा है, ठीक है। तो हमारा जो जेसन है, डॉट जेसन, ये चीज़ को चला नहीं रहा है। ये कब नहीं होता है? डॉट जेसन फंक्शन उसी पर परफॉर्म होता है जब जो चीज़ एक प्रॉमिस से आ रही होती है। जो मैंने कहा था, जो फेच है, इट रिजॉल्व्स, ठीक है। ये जो रिटर्न जो इसका करता है, एक प्रॉमिस करता है। इन प्रॉमिस के अंदर हमारे पास रिस्पॉन्स होता है, डेटा होता है, ठीक है, जो इसको हम यहाँ पे स्टोर करा रहे हैं। द प्रॉब्लम इज दैट कि हमारा जो फेच डेटा है वो अभी तक अपना फेच एपीआई है, वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है उसको बनाया है एसिंक्रोनस। बाय डिफ़ॉल्ट उसको एसिंक्रोनस बनाया गया है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे उसको लिख नहीं रहे हैं, बट इट इज़ एसिंक्रोनस बाय नेचर, दैट्स हाउ इट वाज डेवलप्ड, ठीक है। और क्या हो रहा है कि एसिंक जो फंक्शंस होते हैं वो पैरेलली रन करते हैं। मतलब जैसे कि ये स्टेटमेंट अभी रन हो रही है, लेकिन जो हमारा जो इसका जो इंजन है जावास्क्रिप्ट का, वो नेक्स्ट लाइन को एग्जीक्यूट करने चला जाएगा, और वो वहाँ पे इसलिए एरर आ रहा है हमारे पास, बिकॉज डॉट जेसन जो है वो परफॉर्मेंस, वो जो ऑपरेशन परफॉर्म होता है उसी के ऊपर होता है, जो एक प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है। बट यहाँ पे वो अनडिफाइंड है फिलहाल के लिए, ठीक है। तो उस चीज़ को चेक लगाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वी कैन मेक दिस फंक्शन ए सिंक फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड देन वी कैन यूज़ अवेट। ये क्या करता है कि हमारे फंक्शन को इसने एसिंक बना दिया, मतलब ये एसिंक्रोनस फंक्शन है, नॉट अ प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। लेकिन उसका एक सॉल्यूशन क्या है कि अवेट जो है ना, उसकी हेल्प से हम रुक सकते हैं कि एसिंक ऑपरेशन के अंदर जब ये फंक्शन जब रन होगा, उसके अंदर इस लाइन के ऊपर आपको स्पेशली वेट करना पड़ेगा। जब तक ये चीज़ कंप्लीट नहीं होती है तब तक ये नेक्स्ट लाइन पे नहीं जाएगा, ठीक है। एंड सिमिलरली वी हैव टू डू दिस फॉर दिस अगेन, कि हमें जेसन के अंदर उसको कन्वर्ट करने में लिए शायद कुछ टाइम लग जाए, तो वो भी करेंगे। और उसके बाद एक और चीज़ हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, डेटा जो हमारा है ना, इस चीज़ को हम अब जेसन डेटा दे देंगे, ठीक है। जेसन डेटा इस पे पास कर देंगे कि जेसन डेटा जो भी वैल्यू जेसन फॉर्मेट में आ रही है वो यहाँ पे आ जाए, एंड एज यू कैन सी वो करली ब्रेसेस के अंदर आएगी, ठीक है। और उसके बाद मैं क्या करूँगा यहाँ पे कि मुझे उस चीज़ को डिस्प्ले कराना है, तो मैं एक h2 ले लेता हूँ, और h2 के अंदर आई विल गो विद जस्ट अ सेकेंड, ओके, दिस डॉट स्टेट डॉट डेटा। और इसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, देयर आर टू वेज, ठीक है। या तो मैं पूरा पूरा डेटा डिस्प्ले करा दूँ, लेकिन वो मैं करना चाहता नहीं, ठीक है। पर चलो फिलहाल के लिए हम कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे देखो कोई एरर तो नहीं आया, और अगर हम अपने पेज पे जाएं एक बार, और यहाँ पे इसको एक बार फिर से रीलोड करेंगे, यार कुछ एरर्स अभी भी आ रहे हैं, एंड लेट्स सी व्हाट आर द एरर्स। ऑब्जेक्ट्स आर नॉट वैलिड एज अ रिएक्ट चाइल्ड, ऑब्जेक्ट विद की इज दिस, इफ यू मेंट टू। तो मैं समझ सकता हूँ एरर क्यों आ रहा है। वैसे ये एरर इसलिए आ रहा है बिकॉज हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करा रहे हैं, और रिएक्ट चाइल्ड एक ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट नहीं करता है। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे डॉट डेटा जो है हमारा, उसको फिलहाल के लिए मैं करता हूँ कंसोल डॉट लॉग करा लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करा लेते हैं इस चीज़ को, ना कि इसको प्रिंट कराते हैं। कंसोल, अरे यार, ओके, कंसोल डॉट लॉग, और उसके अंदर मैं इस चीज़ को अब एक बार ट्राई करता हूँ। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे हमने देखा, इस चीज़ को फिर से रिकम्पाइल हमने कर दिया। यहाँ पे सोलाना आ रहा है, एंड लेट्स सी इफ वी आर गेटिंग एनी एरर्स नाउ। एज यू कैन सी देयर आर नो एरर्स। और ये सोलाना में क्यों कन्वर्ट हो जा रहा है, जस्ट बिकॉज हमने उस चीज़ को वहाँ पे
हार्ड कोड करा हुआ है। और अब यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे हमारा जो डेटा है वो सारा यहाँ पे आ रहा है, हमारा जेसन डेटा जो है, ठीक है। बट वो ऊपर हमें एक एरर दे रहा था, जस्ट बिकॉज हम लोग यहाँ पे ना पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट को डिस्प्ले नहीं करा सकते हैं। तो अब फटाफट से इस चीज़ को यहाँ पे डिस्प्ले करा दिया जाए। डॉट डेटा डॉट नेम मुझे डिस्प्ले कराना है, ठीक है। डॉट नेम मुझे डिस्प्ले, अरे यार, डॉट नेम डिस्प्ले कराना है। और आई डोंट वांट दिस एक्चुअली, मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है नहीं है फ़िलहाल, और मेरे को इसको हार्ड बाउंड से भी हटाना है। आई जस्ट वॉन्ट टू सिंपली डू दिस, जस्ट अ सेकेंड, स्टेट। यार सही में बहुत इरिटेटिंग हो जाता है कई बार वैसे स्निपेट के साथ काम करना, ठीक है। स्टेट डॉट आई डी, ठीक है, बस दैट्स इट। और स्टेट डॉट आई डी जो है हमने यहाँ पे इसको रख दिया है। और अब हम देखते हैं कि हमारा जो आउटपुट है वो क्या आ रहा है। एज यू कैन सी बिटकॉइन इज़ व्हाट आर नेम इज़। एज यू कैन सी ये नेम जो है वो बिटकॉइन है और वही मैंने एक्सेस करा है। सिमिलरली वी कैन एक्सेस दिस सेंटीमेंट वाला जो था, ठीक है, सेंटीमेंट वोट ऑफ परसेंटेज। इस चीज़ को भी मैं कॉपी कर लेता हूँ एक बार। और ये डायरेक्टली मेरे पेरेंट के अंदर है, मतलब ये पेरेंट के अंदर डायरेक्टली, इसलिए मैं उसको डेटा डॉट से इसको भी एक्चुअली फेच कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इसको फटाफट से कहीं पे पेस्ट कर लेते हैं एक बार, एक सेकेंड, ऐसे ही। और एक बार अब मैं क्या करूँगा, इस चीज़ को अगेन कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी एंड आई हैव टू चेंज नेम विद दिस, ठीक है, दैट्स इट। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इस चीज़ को देखूँगा और आप जैसे कि देख सकते हो हमारे पास डेटा यहाँ पे आ रहा है। और जैसे मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ ये चीज़ यहाँ पे आ रही है। ओके, तो आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर कि अभी तक हमने क्या किया, ठीक है। अभी फ़िलहाल ऐसे ही हमें डिज़ाइनिंग करनी है। और डिज़ाइनिंग के लिए मैं एक बूटस्ट्रैप की एक लाइन जो है उसको ऐड करूँगा HTML में, आपको दिखा देता हूँ पहले एक बार। तो बूटस्ट्रैप 5 डार्क मोड अगर आप अपने गूगल पे सर्च करोगे तो हमारे पास यहाँ पे ये चीज़ आती है, ठीक है। और इस चीज़ का मैं यूज़ करने वाला हूँ। वैसे यहाँ से अगर मैं आपको लेके जाऊँ क्विक स्टार्ट गाइड के अंदर, ठीक है, मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा बूटस्ट्रैप नाइट का। और क्विक स्टार्ट में जाएंगे हम लोग, क्विक स्टार्ट को एक बार ओपन कर लेते हैं। और क्विक स्टार्ट में यहाँ पे इन्होंने जैसे बताया है कि आपको सिर्फ इस लिंक को ऐड करना है अपने HTML के अंदर, ठीक है। और फटाफट से वही चीज़ कर लेता हूँ मैं। मेरे HTML index.html बेटे कहाँ है तू, वो है पब्लिक फोल्डर के अंदर। और यहाँ गए, हमको कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो चीज़ें हैं हम लोग टाइटल को चेंज कर देते हैं। वैसे टाइटल हम रखेंगे अपना रिएक्ट डैशबोर्ड, ठीक है, कुछ ऐसे। और यहीं पे मैं अपनी लिंक को जो है ऐड कर देता हूँ। ओके, और भी कुछ यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, बट आई डोंट वांट टू चेंज देम। जो कमेंट्स हैं उनको मैं लीव करूँगा ऐसे ही, कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो हैं नहीं है, बिकॉज दे आर कमेंट्स आफ्टर ऑल, ठीक है। और एक बार मैं अपनी रिएक्ट पे जाता हूँ एंड एज यू कैन सी कि हमारा जो एक बूटस्ट्रैप है वो अपने आप लग चुका है, यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। ब्लैक कलर का थीम आ गया बैकग्राउंड में और बिटकॉइन और अपने आप ही वाइट कलर में हो गए हैं। तो ये कुछ चीज़ें इसने अपने आप करी हैं, समझने की ज़रूरत नहीं है इनको। हमारा काम है सिर्फ प्रोजेक्ट बनाना, उसको सुंदर सा बनाना, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं और सारा का सारा काम अब जो है यहीं से परफॉर्म होगा विद द हेल्प ऑफ दिस बूटस्ट्रैप। यहाँ से आप इस लिंक को यूज़ कर सकते हैं, मैंने आपको दिखा दिया कहाँ से लेनी है। और उसकी लिंक जो है शायद मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, मुझे याद रहे तो, ठीक है। तो अब मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ एंड लेट्स मूव ऑन विद एक्चुअली नाउ क्रिएटिंग फॉर मोर कंपोनेंट्स, ठीक है। अब मेरे को इसको ऐसे नहीं करना है जैसे मैं अभी यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। आई वांट टू मेक इट प्रोफेशनल, ठीक है। तो थोड़ी सी बेस्ट प्रैक्टिसेस का अप्लाई करेंगे हम लोग। सोर्स के अंदर एक फोल्डर को क्रिएट करेंगे, ठीक है, एक फोल्डर बनाएंगे सोर्स के अंदर, उसका नाम रखेंगे कॉम्पोनेंट्स, ठीक है, कॉम्पोनेंट्स। और कॉम्पोनेंट्स के अंदर मैं क्या करूँगा, कुछ एक नई फाइल्स बनाऊँगा। पहली फाइल का मैं नाम रखूँगा अपने हेडर, ठीक है। हेडर एक्चुअली बाद में बनाया जा सकता है, बट चलो ठीक है, हेडर को बाद में बनाते हैं। पहले आप अपने डेटा को कार्ड सेक्शन को बना लेते हैं, ठीक है, कार्ड सेक्शन। ओके, कार्ड सेक्शन को हम बना रहे हैं और .js, ठीक है, कार्ड सेक्शन .js। और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, RC और C हम लोग को यहाँ पे प्रॉप्स के साथ ये चीज़ चाहिए, RCEP शायद, यस इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। नहीं, RCEP नहीं है भाई। हाँ, यहाँ पे सिर्फ अगर आप RF से स्टार्ट करोगे ना तो आपके पास फंक्शन बेस्ड भी आ जाएंगे, ठीक है। तो ऐसी बात नहीं है। और मैं यहाँ पे RC ही था शायद, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। यार मेरे को थोड़ा सा डाउट हो रहा है यहाँ पे कौन सा वाला था, RCE था या RCC था। है तो सारे सेम ही वैसे, एक बार ट्राई करते हैं। आई थिंक यही था हमारे पास। और इस चीज़ को मुझे क्या करना है, हाँ, तो आप जैसे देख सकते हो कि ये चीज़ यहाँ पे आ गई है। अब यहाँ पे कार्ड सेक्शन यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। इस चीज़ को अगर मुझे यूज़ करना है, दिस इज़ अ कंपोनेंट विच आई हैव क्रिएटेड, ठीक है। और इस कंपोनेंट को मुझे यूज़ करना है अपने app.js के अंदर और मुझे यहाँ पे डिस्प्ले कराना है, ठीक है। वही चीज़ हमें करनी है, ठीक है। हम लोग अपनी सारी डिजाइनिंग जो भी है इस वाले से यहाँ पे सब कुछ वो लिख देंगे और उसके बाद उसको यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे। तो कैसे हो सकता है वो पॉसिबल,
उसके लिए हमें क्या करना होता है, हमारे app.js के थ्रू ही हमें सब कुछ कॉल कराना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम यहाँ पे लिखेंगे अपने सॉरी जस्ट अ सेकेंड, कार्ड सेक्शन, एक सेकेंड आ नहीं रहा है, ऑटोमेटिक में आ जाता है ये अपने आप, कार्ड सेक्शन, हाँ ये देखो, तो ये देखो ये कंपोनेंट से ये अपने आप ही इसमें से यूज़ कर रहा है इसको। और एवरीथिंग इन रिएक्ट शुड हैव एंडिंग लाइक दिस, क्लोज पेयर्स, क्लोज जो ऑटोमेटिक जो पेयर टैग्स होते हैं उसमें तो सारे के सारे एक क्लोजिंग टैग होता है, लेकिन कई ऐसे टैग्स होते हैं जो कि सिंगल होते हैं, ठीक है। तो इसलिए उनको क्लोज करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज उसके बिना वो एरर देता है, ठीक है। तो अगर मैं इसको ऐसे कर लूँ यहाँ पे, और यहाँ पे देखोगे कि इसने इसको यहाँ से component डॉट कार्ड सेक्शन से डाल दिया है। तो अगर मैं इसको चीज़ को सेव करता हूँ और इस चीज़ को भी सेव करता हूँ यहाँ पे, एंड लेट्स नाउ मूव ऑन, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कार्ड सेक्शन यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही हमें सारे कंपोनेंट यहाँ पे एक के बाद एक दिखाने हैं, ठीक है। और यहाँ पे कुछ और कंपोनेंट्स बना लेते हैं फटाफट से। एक और कंपोनेंट हमें बनाना था और उसका नाम हम देंगे हेडर, और इन दोनों को बना के मैं आपको बता देता हूँ क्या हमें इनके अंदर डिजाइनिंग करनी है, ठीक है। हेडर डॉट जेएस, ठीक है, हेडर डॉट जेएस। मेक श्योर दिस इज अ बेस्ट प्रैक्टिस कि हमारे जो कंपोनेंट्स हम बना रहे हैं उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल हो, ठीक है, RCE, ओके, ठीक है। और यहाँ पे हेडर को भी हम यहाँ पे इंक्लूड कर लेंगे अपने app.js के अंदर, बट बिफोर आवर कार्ड सेक्शन, ठीक है, बिफोर एवरीथिंग। एक्चुअली हमें सबसे ऊपर हेडर ही चाहिए होता है, तो वही चीज़ करेंगे हम, हेडर, एक सेकेंड, हेडर, और हेडर हमारे पास यहाँ से आ रहा है, और इस चीज़ को ऐसे कर लेते हैं, ओके। तो अब ये जो डेटा है हमें को इसको डायरेक्टली डिस्प्ले नहीं कराना है, मेरे को इस चीज़ को डिस्प्ले कराना है अपने कार्ड सेक्शन के अंदर, लेकिन कॉल तो बेटा मैं यहाँ से करा रहा हूँ। अब कॉल जब यहाँ से हो रहा है तो हम कार्ड सेक्शन के अंदर से कैसे डेटा डिस्प्ले करेंगे, उसमें वहाँ पे काम आता है हमारे पास प्रॉप्स, ठीक है। प्रॉप्स जो होता है ना, उसको हम लोग सेंड करते हैं अपने ही रिएक्ट के अंदर इधर से उधर, ठीक है। मतलब हमारे जो रिएक्ट प्रोजेक्ट है उसके अंदर प्रॉप जो होता है ना, वो एक ऐसी वैल्यू है जिसको आप एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में सेंड कर सकते हो, ठीक है, और फिर उसकी स्टेट वहाँ पे चेंज करी जा सकती है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो मैं क्या करूँगा कि मुझे ना इस चीज़ को ऐसे नहीं करना है, ठीक है, मुझे इसको H1 H2 और ऐसे नहीं करना है, ठीक है। मुझे क्या करना है कि मेरे को कार्ड सेक्शन के अंदर ना एज अ प्रॉपर्टी इसको भेजना है, ठीक है। प्रॉप्स मतलब प्रॉपर्टी होती है, तो कार्ड सेक्शन के अंदर मैं एक नाम दे दूं, जैसे मुझे कॉइन नेम मैं नाम दे देता हूँ, कॉइन नेम, ठीक है। कॉइन नेम इज इक्वल टू व्हाट आई वांट टू सेंड, आई वांट टू सेंड दिस। कॉइन नेम की वैल्यू जो है वो ये है, ठीक है, कॉइन नेम की वैल्यू ये है। अभी होता क्या है, यहाँ से मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। कॉइन नेम की वैल्यू ये है, और क्या बोलते हैं हमारा जो सेंटीमेंट है इसको भी मुझे ऐसे सेंड करना है, तो मैं करूँगा एक और चीज़ यहाँ पे लिखता हूँ, विच इज़, इसको भी हटा दो यहाँ से, कि सेंटीमेंट इक्वल टू, ठीक है, ये चीज़ हमने यहाँ पे लिख दी है। तो थोड़ा सा मैं आपको जूम आउट हल्का सा कर दूँ एक बार, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, थोड़ा क्लियर दिखना स्टार्ट हो जाए क्या चीज़ हो रही है यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, एक दो नेम डिसाइड करे, और उनको यहाँ पे मैंने अपनी जो स्टेट की वैल्यू वो प्रोवाइड कर दी। अब मुझे इन दोनों वैल्यू को डिस्प्ले कराना है अपने कार्ड सेक्शन के अंदर, ठीक है। कार्ड सेक्शन के अंदर जाना है और मुझे इस चीज़ को डिस्प्ले कराना है अब, ठीक है। और यहाँ पे फॉर एग्जांपल मुझे H1 के अंदर दोनों को डिस्प्ले करा देना है। तो अगर मैं H1 यहाँ पे भी जावास्क्रिप्ट है यार, बार बार शायद चेंज करनी पड़ती है, आई एम नॉट श्योर व्हाई आई हैव टू चेंज इट एवरी टाइम, बट हाँ। तो यहाँ पे मैं करूँगा अभी H1 के साथ, और H1 के अंदर मैं भेजूँगा अपनी वैल्यू। तो H1 टैग के अंदर अब हम डेटा डालते हैं, ठीक है, और वो कैसे डाला जाता है उस चीज़ को देख लेते हैं फटाफट से। तो हमारे पास बिकॉज प्रॉप्स हमारे पास डेटा हमारे पास आ ही रहा है, ठीक है, उसको डायरेक्टली हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। वो उसको कैसे यूज़ किया जाता है, हमें करना होता है प्रॉप्स, ठीक है, दिस डॉट प्रॉप्स, ठीक है। और इस चीज़ को आई एम रियली सॉरी, हमें इसको ब्रैकेट्स के अंदर डालना पड़ेगा, अदरवाइज इट विल गिव अस एन एरर, ठीक है, बिकॉज दिस इज जावास्क्रिप्ट। दिस डॉट प्रॉप्स डॉट, यहाँ पे हमें उस वैल्यू का नाम लिखना है, जैसे कॉइन नेम, ठीक है, कॉइन नेम हमारे उसका नाम था। बिल्कुल स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, बिकॉज अदरवाइज इट विल गोना गिव अस एरर, ठीक है। तो H1 और कॉइन नेम। अब यार ये देखो, मैं इसको आपको साइड बाय साइड दिखा देता हूँ। फिलहाल हमारा जो पेज है वो कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, और इस चीज़ को रख लेते हैं यहाँ पे यार, ओके, ठीक है, थोड़ी सी मार्जिन देनी पड़ेगी, ये पूरा घुस चुका है साइड में, कोई बात नहीं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉइन नेम, और कॉइन नेम को अब हम यहाँ पे डिस्प्ले कराएंगे। तो इस चीज़ को मैं एक बार सेव कर लेता हूँ, पहले शायद एरर दे, और यहाँ पे इस चीज़ को डिस्प्ले सेव कर लेते हैं एक बार।
तो अब जैसा कि आप देखोगे यहाँ पे हेडर के बाद बिटकॉइन आ रहा है, ठीक है। और बिटकॉइन जो है हमारा, वो हमने यहाँ पे देखो कुछ डिस्प्ले नहीं कराया है, कुछ भी डिस्प्ले नहीं कराया है। हमारा जो स्टेट नेम हमने उसको एज अ प्रॉप, यहाँ पे प्रॉप नेम की तरफ, ये प्रॉपर्टी का नाम है जो हमने पास किया अपने कार्ड सेक्शन को, और कार्ड सेक्शन के हमने उसको एक्सेस करा दिस डॉट प्रॉप्स डॉट कॉइन नेम के साथ, ठीक है। अब इस चीज़ को हम किसी यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं नया स्टेट क्रिएट कर दूँ अगर, उसकी वैल्यू भी इसको डिसाइड रखा जा सकता है, इसको वेरिएबल पे स्टोर किया जा सकता है, इसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म किया जा सकता है, इट्स अ वैल्यू नाउ, ठीक है। और इस चीज़ को यूज़ किया जा सकता है, तो ये एक फ़ायदा होता है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सारे के सारे कार्ड का जो है ना वो कॉलम बना देता हूँ फटाफट से। तो मैं जाता हूँ और फटाफट से उसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। मैं डिज़ाइनिंग पहले की थी, ज़्यादा समझाऊंगा नहीं, और फटाफट से वहीं करते हैं। ओके, तो मैंने बहुत सारे चेंजेस करे यहाँ पे अपने कार्ड सेक्शन में बहुत सारे प्रॉप्स जो उनको पास करा है, और आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये थोड़े से प्रॉप्स हैं इनको जिनको पास करें मैं आपको दिखाऊंगा अपने पेज के ऊपर, तो कैसा लग रहा है हमारा पेज अब। तो जस्ट अ सेकेंड, मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास कुछ डेटा मार्केट से आ रहा है, और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब डिज़ाइनिंग है बूटस्ट्रैप की, जैसे मैंने कहा था, यहाँ से ये सब डिज़ाइनिंग हो रही है। और कलर कुछ डिसाइड करते हैं, जैसे हाई के लिए मैंने 24 और लो के लिए रेड और इसके लिए ग्रीन दिखाया हुआ है, बाकी क्यान कलर रखा है। या जो भी हम कलर यूज़ अलग करना चाहेंगे वो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक चीज़ हो रही है। और इसके बाद अब हम क्या करेंगे कि इतना तो हमने कर ही लिया, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो है दैट इज़ ये चीज़ हुई कैसे, ठीक है। तो इस चीज़ को समझते हैं कि हमने जो मार्केट डेटा उठाया वो कैसे उठाया। तो यहाँ पे आप देखोगे नॉर्मली जब मैं पहले डेटा पास कर रहा था, जैसे मैंने कॉइन नेम को पास किया, वैसे मैंने बाकी भी पास करे हुए हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आप देखोगे, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ। और इसको ये हमारे पास ना नॉर्मली जब हम लॉजिक लिखते हैं जावास्क्रिप्ट में, देन दिस इज इक्वल टू इफ एल्स कंडीशन, ठीक है। इफ एल्स कंडीशन इक्वल होता है, इसका मतलब ये होता है कि दिस डॉट स्टेट डॉट डेटा डॉट मार्केट डेटा। देखो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, ये प्रॉब्लम मैंने फेस करी थी इस प्रोजेक्ट को बनाने के दौरान, कि जब हम लोग नॉर्मली डेटा डॉट नेम एक्सेस कर रहे हैं देन इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन जब मुझे अपने एपीआई में अगर आपको दिखाऊँ मैं, अगर मुझे इस चीज़ को एक्सेस करना है मार्केट डेटा डॉट करंट प्राइस, और डॉट करंट प्राइस के अंदर फिर डॉट यूएसडी, है ना, कुछ ऐसे अगर मुझे चीज़ को एक्सेस करना है जैसे डॉट यूएसडी, ये चीज़ मुझे जो यहाँ पे आप देख सकते हो डिस्प्ले हो रही है, ठीक है। कहाँ डिस्प्ले हो रही है यार, सॉरी, वो मैं वो अभी डिस्प्ले नहीं कर रहा हूँ करंट प्राइस को। लेकिन हाँ चलो ऑल टाइम हाई का देख लेते हैं। ऑल टाइम हाई का है तो ATH ऑल टाइम हाई, और इसके अंदर जैसे मुझे इस डेटा को डिस्प्ले कराना है USD, अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ से, तो आप देखोगे 69045, और वही चीज़ यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। और डॉलर साइन जो है HTML है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे लाने के लिए मुझे एक कंडीशन लगानी पड़ती है, और वो ऐसे कुछ है कि अगर, क्योंकि देखो स्टार्टिंग में हमारे पास जब हम इस चीज़ को रेंडर कर रहे हैं, मैंने पहले भी बताया था, जब ये रेंडर हो रहा है तब यहाँ पे कुछ भी नहीं है हमारे पास, देयर इज़ नथिंग, ठीक है। तो दिस डॉट स्टेट डॉट डेटा के बाद जो डॉट ऑपरेटर है, अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर उसके बाद उसके अंदर और भी कोई चीज़ें हैं तो वो एक एरर थ्रो करता है हमारे पास कि ये चीज़ तो हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है, बिकॉज वो स्टेट को एक्सेस कर रहा होता है, ठीक है। हम यहाँ पे स्टेट को एक्सेस कर रहे होते हैं, और स्टेट में डॉट मार्केट डेटा तो कुछ भी नहीं है, डेटा के अंदर खाली है वो स्टार्टिंग में रेंडरिंग के टाइम पे, है ना। तो यहाँ मतलब यहाँ तक एरर नहीं आएगा। लेकिन जैसे मैं मार्केट डेटा डॉट मार्केट कैप या कुछ भी और एक्सेस करने की कोशिश करूँगा, तब वो एरर देना स्टार्ट कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम चेक क्या कर रहे हैं कि अगर डेटा डॉट मार्केट डेटा, इसका सीधा मतलब क्या हुआ, मार्केट डेटा कब अवेलेबल होगा, जब हमारे पास ये ऑपरेशन परफॉर्म हो चुका है। तो मतलब जब हमारे पास रेंडरिंग हो चुकी है और ये कॉम्पोनेंट डेट माउंट ने फेच डेटा को परफॉर्म कर दिया है, तब तक, है ना, तब तक ये चीज़ अवेलेबल हो जाएगी। जब ये हो जाएगा उससे पहले अवेलेबल नहीं होगी। तो क्या कहना चाहता है कि जब ये चीज़ अवेलेबल है तो तुम क्या करो, तुम mcap24 को ये वैल्यू भेज दो, ठीक है। नहीं तो अगर ये चीज़ अवेलेबल नहीं है अभी तक, तो कोलन के बाद जो मैं वैल्यू दे रहा हूँ वो चीज़ भेजो, ठीक है। तो जैसे कि मैं इस पेज को रीलोड करूँगा आपके सामने, अब ध्यान से देखना, एक सेकंड के लिए ना यहाँ पे हर एक कुछ वैल्यू दिख नहीं रही होगी, सिर्फ डॉलर दिख रहा होगा और यहाँ पे परसेंटेज दिख रहा होगा, और कोई वैल्यू नहीं दिख रही होगी। ये देखो जैसे मैं इस चीज़ को रीलोड कर रहा हूँ, ये देखो एक सेकंड में कुछ आया नहीं और फिर एकदम से सारी चीज़ पॉपुलेट हो गई यहाँ पे, है ना। तो वो चीज़ इसलिए हो रही है जस्ट बिकॉज स्टार्टिंग में जब फर्स्ट रेंडर कर रहे हैं तो हम लोग उसको ये खाली वैल्यू भेज रहे हैं, ठीक है, एवरी प्रॉप में, ठीक है, हर एक प्रॉप में। यहाँ पे अगर आपको दिखा दूँ तो यहाँ पे देखो दिस डॉट प्रॉप्स डॉट mcap24 या दिस डॉट प्रॉप्स डॉट ATH, जो कि मैंने प्रॉप्स यहाँ से भेजे हुए हैं, उन्हीं प्रॉप्स को मैं वहाँ पे एक्सेस कर रहा हूँ। तो उसको तो भूल ही जाओ, तो कुछ कोई लॉजिक है नहीं, वो तो नॉर्मल सी चीज़ें मेरे को दिखाई दी थी। लेकिन जब मुझे डेटा को एक्सेस करना होता है तब देयर आर टू वेज, ठीक है। जैसे लो 24 के अंदर USD है, ठीक है, देयर आर टू वेज। इधर तो मैं ऐसे यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है, डॉट डेटा डॉट मार्केट डेटा डॉट ATH डॉट USD, ठीक है, ऐसे एक्सेस किया जा सकता है। देयर इज़ वन मोर वे कि हम लोग उसको ऐसे ब्रैकेट्स के अंदर और फिर डबल इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर भी उस चीज़ को भेज सकते हैं, ठीक है। देयर आर टू वेज।
तो हम ऐसे दो तरीके से इस चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं, ऐसे कोई बात नहीं है। इवन तो इसको भी मैं कर सकता हूँ, लेकिन वो मैं करूँगा नहीं, ठीक है। तो दीज आर द टू वेज टू एक्सेस जेसन डेटा इनसाइड इट, ठीक है। और अब आगे बढ़ते हैं, हमारे पास कार्ड सेक्शन जो हमने बना लिया, ठीक है। कार्ड सेक्शन ऑलमोस्ट इज देयर, बट थोड़ा सा एक चीज़ रह गई, मेरी करंट प्राइस हम दिखा नहीं रही हूँ, थोड़ी देर बाद दिखा दूंगा। पहले हम हेडर की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। हेडर हमारा खाली है बेचारा, और हेडर से हमें करना क्या एक्चुअली, फिलहाल हमारे पास जो डेटा आ रहा है ना वो सिर्फ बिटकॉइन का आ रहा है, लेकिन मुझे यार इसको बिटकॉइन का डेटा चाहिए, मुझे अलग अलग क्रिप्टो करेंसीज का डेटा चाहिए। तो उसके लिए मैं करूँगा, तो मैं उसके लिए एक ड्रॉप डाउन बनाऊंगा, ठीक है। मैं एक ड्रॉप डाउन बनाऊंगा और उस ड्रॉप डाउन से मैं क्या करूँगा, एक वैल्यू लूँगा, उस वैल्यू को इस यूआरएल में भेजूंगा, ठीक है, यहाँ पे। और यहाँ पे मैं उसको अपेंड कर दूंगा, जैसे मुझे यहाँ पे अपेंड करके मुझे जैसे एक वेरिएबल पे मैंने वैल्यू रख दी, फॉर एग्जांपल लेट नहीं सॉरी, करेंसी कर इक्वल टू सोलाना, ठीक है, सोलाना। और फिर वहाँ पे मैं यहाँ पे करूँगा दिस डॉट, इस चीज़ को यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है, और प्लस जस्ट अ सेकेंड, कर करेंसी है ना, दिस डॉट कर को पास कर रहा हूँ अगर मैं फॉर एग्जांपल, तो ये चीज़ यहाँ पे है और इसको मैंने यहाँ पे पास कर दिया। अब क्या होगा अगर मैं इस चीज़ को रन कंपाइल करता हूँ, तो जैसे मैं अपने पेज पे जाता हूँ, एज यू कैन सी जो हमारे पास डेटा आ रहा है अब वो सोलाना का डेटा आ रहा है, ठीक है। तो वही चीज़ हमें करनी है, बट इस बार हमें सिर्फ इसे स्टैटिक हार्ड कोड नहीं करना है, वी हैव टू गिव अ ड्रॉप डाउन, और चीज़ हेडर के अंदर हम फटाफट से कर लेते हैं, ठीक है। ऑलराइट, तो हेडर सेक्शन मैंने इंक्लूड कर दिया है, और मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूँ कि क्या चीज़ हो रही है। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कैसा है हमारा हेडर सेक्शन। तो कुछ ऐसा हमारा, जस्ट अ सेकेंड, ये है हमारा हेडर सेक्शन, कुछ ऐसा दिख रहा है। और यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि हमारे पास एक ये क्रिप्टो डैशबोर्ड से लिख के आ रहा है, ठीक है, और ऊपर से एक ड्रॉप डाउन हमारे पास आ रहा है। तो ये चीज़ हमारी हेडर सेक्शन के अंदर इंक्लूड होती है। मुझे पता है थोड़े से ऑफ कलर्स जा रहे हैं, जैसे ये कलर सेम नहीं है, तो इसको मैं बाद में चेंज कर दूंगा, नॉट अ प्रॉब्लम। आपका सारा कोड अवेलेबल है एट दी एंड, तो वो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाय द वे मैंने यहाँ पे क्या किया है वो मैं आपको दिखा देता हूँ पहले। तो हेडर सेक्शन के अंदर मैं गया बूटस्ट्रैप के ऊपर, बूटस्ट्रैप 5 की मैंने वेबसाइट खोली और वहाँ पे जाके मैंने लिखा हेडर या नैव बार, ठीक है। नैव बार अगर आप नॉर्मली लिखोगे बूटस्ट्रैप के ऊपर, जिन्होंने पहले काम किया उन्हें पता होगा बूटस्ट्रैप। और जो पहले इससे पहले मैंने किया था कार्ड्स वाला, उसके लिए मैंने कार्ड यूज़ किए थे। जी देखो बूटस्ट्रैप 5 कार्ड्स लिखोगे तो वो चीज़ आ जाएगी। मैंने बूटस्ट्रैप 5 में हेडर को सर्च किया, ठीक है, हेडर। और उसके बाद क्या है, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे, वहीं से उठाया और वहीं से थोड़े बहुत चेंजेस करे और एलिमेंट को कॉपी पेस्ट किया हुआ है, ठीक है। जैसे मैं आपको फटाफट से दिखा देता हूँ एक बार। तो जैसे ये देखो आपको अगर आप ये कोड कॉपी करोगे तो आपको ऐसा कुछ हेडर आपके पास आ जाएगा, ठीक है। और उसके अंदर फिर कुछ मैंने प्रॉपर्टीज़ चेंज करी हैं। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे अगर शायद नीचे इन्होंने दिखा रखा है, हाँ, तो जैसे आप ये देख सकते हो बैकग्राउंड में कलर चेंज हो रहा है, तो उन्होंने क्या बीजी डार्क, बीजी प्राइमरी, ठीक है, ऐसे अलग अलग कलर्स जो हैं इन्होंने प्री डिफाइन करके रखे हैं। अगर आपको ये कलर पसंद नहीं आ रहे, कस्टम कलर बनाना है, ग्रेडियंट बनाना है, तो अब यहाँ पे नॉर्मली क्लास, मतलब यहाँ पे तो क्लास लिखा है बट हमको चेंज, हाँ, मेक श्योर व्हेन यू आर कॉपिंग दिस फ्रॉम योर बूटस्ट्रैप एग्जांपल या कहीं से, क्लास को क्लास नेम से रिप्लेस करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज पूरे एरर से भर जाएगा आपका कोड, ठीक है। जैसे आप यहाँ देखो मैंने क्लास नेम से सब हर एक को रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान में रखनी है। अब मैंने क्या किया कि ऐसे ही नेवर नेवर लेके और उसमें बीजी वार्निंग कर दी। वार्निंग जो है येलो कलर हमें प्रोवाइड करता है, ठीक है। अगर मुझे कस्टम करना तो मैं यहाँ पे स्टाइल का यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है, स्टाइल का यूज़ कर सकता हूँ। अब स्टाइल में भी एक चीज़ आपको बतानी बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, जब आप रिएक्ट जेएस में स्टाइल के साथ काम कर रहे हो तो स्टाइल के अंदर आपको पहली बात तो डबल ब्रैकेट्स देने पड़ेंगे, ठीक है। और उसके अंदर की वैल्यू पेयर के अंदर ही आपको हर एक चीज़ देनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल जावास्क्रिप्ट में जो भी स्टाइलिंग प्रॉपर्टी होती है, जैसे मेरी नॉर्मल स्टाइलिंग प्रॉपर्टी अगर कुछ ऐसी दिखती है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लेके जाऊँ और CSS में फॉन्ट दिखा दूँ आपको एक बार, है ना, फॉन्ट प्रॉपर्टी या स्टाइलिंग प्रॉपर्टी, कोई भी एक तरह से प्रॉपर्टी अगर मैं आपको दिखाऊँ तो कैसी होती है वो चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज यहाँ पे तो मैंने पहले से कोड कर रखा है तो मेरे को तो फ़ायदा हो ही रहा है, लेकिन आप लोगों को वो चीज़ नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे ये चीज़ लेके आनी है, ठीक है, फॉन्ट फैमिली, ये चीज़ मुझे डिस्प्ले करानी है, तो इस चीज़ को, इस प्रॉपर्टी को अगर मुझे लिखना है तो कैसे लिखा जाएगा। तो इस प्रॉपर्टी को मैं को अगर यहाँ पे मेंशन करना हो तो मैं उसको फॉन्ट और फिर फैमिली लिखना पड़ेगा, कैमल केस जिसको कहते हैं, अरे फैमिली, ठीक है। और उसके बाद कोलन देके मुझे सिंगल या डबल जो भी है उसके अंदर अपनी वैल्यू जो है उसको मैं दे सकता हूँ, ठीक है, इनिशियल या जो भी है ना, ऐसा कुछ मैं दे सकता हूँ इसको। तो अब आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, ऐसे कोई नॉर्मल सिंगल लेटर वाली होगी वो तो सेम टू सेम ही होगी, ठीक है। यहाँ पे एक सिंपल कॉमा देना है आपको, सॉरी आई एम रियली सॉरी,
इन्वर्टेड के अंदर यहाँ पे कॉमा देना है, जैसे विड्थ डिसाइड करनी है मुझे, तो विड्थ को मैं नॉर्मली दे सकता हूँ ऐसे, ठीक है। ये देखो विड्थ प्रॉपर्टी जो भी, हाँ तो यहाँ पे कैमल केस जो है वो फॉलो होता है, जैसे दो वर्ड्स जो है उसके बीच में डैश आता है, यहाँ पे कैमल केस लेके आना है, दैट्स इट, दैट्स द ओनली डिफरेंस, ठीक है। तो फिलहाल तो मुझे ये सब कुछ चाहिए नहीं, यहाँ पे आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ बस। ओके, तो हाँ ये चीज़ हो गई है और नैव क्लोज हो रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मैंने डिज़ाइनिंग के लिए ना एक फ़ॉन्ट यूज़ करा हुआ है स्पेशल, इस चीज़ को मैंने अपने index.html में ऐड कर दिया था। आपके पास कोड हो गई तो आप उसको देख सकते हो, ठीक है, एट दी एंड। और यहाँ पे एक चीज़ समझनी बहुत जरूरी है इससे ज़्यादा, कि मैंने यहाँ पे क्या किया है कि जब कोई ऑप्शन सिलेक्ट होगा, जैसे ये चीज़ सिलेक्ट हो रही है, एवलांचे सिलेक्ट हो रहा है, ठीक है, तो उसकी वैल्यू जो है एवलांचे 2 चली जाएगी, ठीक है, बिटकॉइन चल। अब ये जो है ना ये आईडी वैल्यूज़ हैं, ये जो है ये आईडी की वैल्यूज़ है, आईडी जो हमने देखी थी, ठीक है, जो हमें पास करनी होती हैं, ठीक है, तो ये वो वैल्यूज़। तो फॉर एग्जांपल जब मैं इस रिपल को सिलेक्ट करूँगा अपने पेज पे से, तो वो इस वैल्यू को सेंड करेगा, पर क्या सेंड करेगा और कहाँ सेंड करेगा, पहली बात तो अब देखो हेडर मैंने अपने app.js में लगा दो रखा है, ठीक है, यहाँ पे मैंने कॉल तो करा रखा है, लेकिन यहाँ पे मुझे एक चीज़ पास करनी पड़ेगी, और वो क्या है, यहाँ पे आप देखोगे मैं एक चीज़ यूज़ कर रहा हूँ, दैट इज this.props.handle_submit। अभी हैंडल सबमिट मैंने अभी बनाया नहीं है, क्या है ये, और इसको समझते हैं कि जब ऑन चेंज मतलब एक इवेंट है, ये इवेंट लिस्नर है जावास्क्रिप्ट का, ठीक है। ऑन चेंज मतलब कि जब मैं ड्रॉप डाउन में से कोई चीज़ चेंज करूँगा, सिलेक्ट ड्रॉप डाउन के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो जैसे मैं अपने यहाँ पे चला जाऊँ अब, तो जैसे मैं इस चीज़ को सिलेक्ट करता हूँ तो फिलहाल कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा, ठीक है, और शायद कोई एरर भी मेरे पास आ जाए, बिकॉज मैंने कोई प्रॉप्स जो है वहाँ पे पास तो नहीं करे हैं, ठीक है। और चलो एरर तो कोई नहीं आ रहा, लेकिन आप देखोगे कि कोई चीज़ यहाँ पे चेंज नहीं हो रही है, बिकॉज हमने उस चीज़ को अटैच ही नहीं करा है, हमने कोई हैंडल सबमिट बनाया ही नहीं कि जब चेंज हो तो वो यहाँ पे कोई वैल्यू पास करे, तो उस लॉजिक को भी बनाना बाकी है हमारा, ठीक है। तो उसी चीज़ को फटाफट से बनाते हैं, और वो बहुत आसानी से बनाया जा सकता है। उसके लिए हमें यहाँ पे तो कोई चेंज करने की जरूरत नहीं, इसको तो एज इट इज़ रहने देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम जाते हैं अपने app.js के अंदर, और एक चीज़ जो मैं यहाँ से उठा लेता हूँ वो है हैंडल सबमिट एज इट इज़, ठीक है। इस चीज़ को या ज़रूरत भी नहीं है वैसे तो, चलो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे करना क्या है कि जब मैं चेंज करूं उसको, तो मेरे पास एक यहाँ से मैं प्रॉप्स पास कर रहा हूँ एक फंक्शन को, ठीक है, एक फंक्शन मैं यहाँ से पास कर रहा हूँ, तो आराम से पास किया जा सकता है। तो मैं क्या करूँगा कि हैंडल सबमिट बनाऊंगा, यहाँ पे नहीं, थोड़ा सा ऊपर बनाते हैं। कोड प्रैक्टिसेस में बेस्ट रहता है कि कंपाउंडेड माउंट को लास्ट में लिखा जाए, पर हालांकि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, नीचे लिखूंगा तो भी वो रन हो ही जाएगा, ठीक है। हैंडल सबमिट, ठीक है, ऐसे मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। और अरे शायद मैंने सेव कर दिया इसको, कोई बात नहीं। तो हैंडल सबमिट को कैसे बनाया जाता है वो देखते हैं फटाफट से। हैंडल सबमिट सिर्फ 3-4 लाइन का हमारा फंक्शन होगा, और यहाँ पे मैं इसको भी एसिंक बनाऊंगा, ठीक है। इट्स वेरी गुड प्रैक्टिस कि हम अपने फंक्शन को एसिंक बनाएं, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे मैं इवेंट को भेजूंगा। वाई दिस इवेंट, और ये सब चीज़ें क्यों भेज रहा हूँ मैं, फिलहाल को तो ये कैंसिल दिखाएगा ही, कोई बात नहीं। और यहाँ पे मैं एक एरो फंक्शन बना रहा हूँ, ठीक है। इवेंट को क्यों यूज़ किया जा रहा है वो भी समझते हैं, ठीक है। तो अभी होगा क्या कि हम लोग यहाँ पे अवेट बनाएंगे, ठीक है, हम एक चीज़ को अवेट करेंगे, और वो चीज़ क्या होगी कि हम सेट स्टेट करेंगे। तो हमें क्या करना है कि अपना जो ये बिटकॉइन है ना, इसको चेंज करना है पहले तो, ठीक है। यहाँ पे हम एक वैल्यू जो है उसे चेंज करना है, और बेसिकली हमें करना क्या है कि हमें जो आईडी की वैल्यू है ना वो चेंज करनी है। तो बाय डिफ़ॉल्ट तो बिटकॉइन होगी, तो मतलब जैसे हमारा पेज लोड होगा तो बिटकॉइन का डेटा दिखाएगा, लेकिन जब हमें नेक्स्ट टाइम उस चीज़ को रखना होगा तो क्या करेंगे, तो हमें यहाँ पे क्या करना होता है, हमें यहाँ पे दिस स्टेट जो है state.id ये है हमें पास करनी है, ठीक है। तो हम स्टेट की आईडी जो है ना उसको चेंज करेंगे यहाँ से हैंडल सबमिट से, ठीक है। तो वो चीज़ कैसे चेंज हो सकती है, तो हम यहाँ पे सेट स्टेट करना है, ठीक है। सबको पता है सेट स्टेट से हमारी जो वो चीज़ें चेंज हो जाती है, और वही चीज़ हम करेंगे नॉर्मली। जो पहले हमने चीज़ों को ध्यान रखा था कि जब मैं डेटा को चेंज नहीं करूँगा, तो जब मुझे यहाँ पे आईडी को चेंज करना है, ठीक है, आईडी को मुझे चेंज करना है। अब आईडी को चेंज क्या करना है, आईडी की वैल्यू क्या रखनी है मुझे, तो उस आईडी की वैल्यू का जो यूटिलाइजेशन है वो ये है कि यहाँ पे हम एक इवेंट लेंगे, ठीक है, एक इवेंट लेंगे हम, और इवेंट डॉट, जैसे जो हमने यहाँ पे पास किया हुआ इवेंट डॉट टारगेट, ठीक है, टारगेट डॉट वैल्यू। तो इससे क्या होगा कि जो हमारा ये अब मैं को थोड़ा सा कन्फ्यूज होगा यहाँ पे, अगर मैं इस हेडर को एज इट इज़ यहीं पे लिखता ना कहीं इसी के अंदर, तो आपको ज़्यादा क्लियरिटी हो जाती, लेकिन फिर भी आपको आप बड़ी आसानी से इस चीज़ को समझ सकते हो। यहाँ पे मेरा जो इवेंट है, जो मेरा टारगेट है वो ये सिलेक्ट है, ठीक है। कैसे मुझे पता कि ये, बिकॉज मैंने ऑन चेंज जो लिसनर लगाया है वो इसके ऊपर लगाया है, और यहाँ से ऑन चेंज जो है वो एक प्रॉप को डिमांड कर रहा है, ठीक है। तो ऑन चेंज पे ये प्रॉप जो है ये चीज़ कॉल हो जा रही है,
एट द एंड ऑफ द टाइम, बिकॉज जो ऑन चेंज है ना वो क्या बोलते हैं, एक फंक्शन को कॉल करने का काम करता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि प्रॉप्स की हेल्प से हैंडल डॉट सबमिट, अभी मतलब हैंडल सबमिट जो भी है हमने फिलहाल पास नहीं करा उसको, तो उस चीज़ को कॉल कराना है हमें, ठीक है। तो हैंडल सबमिट हम यहाँ पे क्रिएट कर ही रहे हैं वैसे भी। तो आप समझ रहे हो ना क्या चीज़ होने वाली है, कि जैसे ही मैं उस चीज़ को चेंज करूँगा तो वो जो वैल्यू है वो यहाँ पे इवेंट के ऊपर आ जाएगी, ठीक है। और इवेंट डॉट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, तो मतलब उस ये एक सिंटेक्स है, ऐसे ही लिखना होता है वैल्यू को एक्सेस करने के लिए, ठीक है। और मैं अगर उससे पहले यहाँ पे ना कंसोल डॉट लॉग में आपको इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू भी दिखा दूंगा नीचे, तो ज़्यादा आसानी होगी समझने में, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अपने आईडी को चेंज कर रहा हूँ यहाँ से। एंड सेकेंड एंड वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ ये है कि मेरे को डेटा को इग्नोर नहीं करना है, तो डेटा को मुझे एज इट इज़ रखना है, ठीक है। तो वो चीज़ मुझे डिफाइन करनी पड़ेगी यहाँ पे, स्टेट डॉट डेटा, ठीक है। आई एम नॉट चेंजिंग डेटा हेयर, ठीक है। डेटा को मुझे चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मेरे को सिर्फ सेट स्टेट करना है यहाँ से चेंज। और उसके बाद एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि भाई ये तो मैंने चेंज कर दिया, आईडी की वैल्यू तो चेंज हो जाएगी, लेकिन उसके बाद मुझे इस फंक्शन को फिर से कॉल कराना पड़ेगा, बिकॉज मुझे वापस से डेटा फेच करना पड़ेगा नए आईडी के लिए, जो मैंने आईडी को चेंज किया, ठीक है। तो वही चीज़ के लिए मैं क्या करूँगा, फेच डेटा को एट दी एंड यहाँ पे कॉल करा दूंगा एक बार, ठीक है। फेच डेटा को कॉल करा दूंगा। अभी इससे क्या होगा कि जैसे ही मैं उस चीज़ को अपडेट करता हूँ, यहाँ पे हैंडल सबमिट को मैं कॉल करता हूँ और हेडर में इसको पास कर देता हूँ, ठीक है। कैसे पास किया जाएगा, बहुत आसान है। तो हमें क्या करना है, एक हैंडल सबमिट बनाना है। मुझे याद है मैंने ऐसा लिखा था उसको, हैंडल सबमिट, और इक्वल टू यहाँ पे मैं लिख दूंगा अपना स्टेट नहीं, सॉरी, हमें हैंडल सबमिट को पास करना है। तो दिस डॉट हैंडल सबमिट, ये चीज़ जो है एज अ प्रॉप मैंने पास कर दी, एज अ प्रॉपर्टी मैंने पास कर दी है अपने हैंडल सबमिट को। और ये क्या है, ये एक फंक्शन है। तो जैसे ही ऑन चेंज, देखो HTML सॉरी जो JSX हम यूज़ कर रहे हैं एट द एंड, HTML और जावास्क्रिप्ट जो है तो ये अपना काम तो करना ही है इसने, है ना। तो ऑन चेंज का काम ही यही है कि वो एक डिमांड करता, एक कॉल करता है एक फंक्शन को, ठीक है। या कोई भी जो उसने यहाँ पे अपनी चीज़ मेंशन करी है, एक फंक्शन एग्जीक्यूट करता है, या कोई कोड पीस ऑफ लॉजिक एग्जीक्यूट करना ऑन चेंज का काम होता है, कि इवेंट को लिसन करो और ये चीज़ करो, ठीक है। तो ये चीज़ हो रही है, ज़्यादा कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे इस चीज़ को एक बार सेव करते हैं और देखते हैं कि क्या हमारा कोड अब रन हो रहा है या नहीं। तो पहली बात तो नॉर्मली हम यहाँ पे देखेंगे, कंसोल साथ में खोल लेता हूँ मैं, ठीक है। और देखते हैं कोई एरर आता है या नहीं। जैसे मैं कार्डानो को सिलेक्ट करता हूँ, तो जैसे आप देखो मैंने कार्डानो यहाँ पे प्रिंट करा रहा हूँ, कार्डानो यहाँ पे चेंज हो रहा है और सारी वैल्यू भी चेंज हो रही है, ठीक है। ये चीज़ वही है जो हम कंसोल डॉट लॉग करा रहे थे, ठीक है, अपने इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू को। डिसेंट्रल पे क्लिक करता हूँ, तो जैसे कि आप देखोगे थोड़ा सा टाइम लेगा, डिले लेगा, और ये सारा का सारा अपडेट हो जाएगा डेटा, ठीक है। ऐसे ही मेरे को सोलाना लेके आना है, तो आप देखोगे सारी की सारी वैल्यूज जो है, और बिना पेज को रिलोड किए, तो आप देखो कितना सुंदर और कितनी आसानी से हम चीज़ कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही अब हमारा जो लास्ट सेक्शन बचता है, ठीक है, दी वेरी लास्ट सेक्शन विच इज़ लेफ्ट, एंड दैट इज़ हमारा कार्ड, ठीक है, उस चीज़ को सॉरी चार्ट, ठीक है। और उसके लिए हमें एपेक्स चार्ट्स का यूज़ करना पड़ेगा, एंड देन वी आर डन विद आवर डैशबोर्ड, ठीक है। हमारा डैशबोर्ड जो बन चुका है, ये रिस्पॉन्सिव डैशबोर्ड नहीं है, और फ्यूचर में मैं ज़रूर एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें मैं रिस्पॉन्सिव डिजाइनिंग के को थोड़ा फोकस करूँगा, ठीक है। तो अब फटाफट से हम एपेक्स चार्ट्स की तरफ चलते हैं और अपने लास्ट जो है दैट इज़ कार्ड सेक्शन उसको बनाते हैं। तो पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक नई फाइल बनाऊँगा विच इज़ चार्ट, ठीक है, चार्ट सेक्शन, या आप अपनी मर्जी से कोई नाम दे सकते हो, आप इसको और भी ज़्यादा ब्रेक कर सकते हो, ठीक है। मैंने ज़्यादा इसको कंपोनेंट्स में ब्रेक नहीं किया है, तो ऐसे अलग अलग चीज़ें करी जा सकती हैं। और यहाँ पे मैं कॉल कर दूंगा अपना RCCRCE जो भी है, ठीक है, जिसको मर्जी को कॉल करा दो आप। और यहाँ पे ये चीज़ होते हुए प्लस इसको साथ में मुझे इसको app.js के अंदर कॉल कराना पड़ेगा, दैट इज़ एट दी एंड, ठीक है। तो मेन फ्लो ऑफ कोड आप समझ ही रहे होगे क्या चीज़ है, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे स्टेट को डिफाइन करा, फिर मैंने फेच डेटा फंक्शन कॉल कराया, और उसके बाद मैंने हैंडल सबमिट किया अपने हेडर के लिए, और कंपोनेंट डिड बाउंड जो कर रहा है वो तो कर ही रहा है, कि हमारा जब ये पूरा app.js जो है रेंडर हो जाएगा उसके बाद हम इसको कॉल कराएंगे। यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर जो है वो ये है कि हमें सबसे पहले हेडर लेके आना है, उसके बाद हमें अपने कार्ड सेक्शन को लेके आना है, और एट दी एंड हमें कॉल कराना है अपने चार्ट सेक्शन को, ठीक है, चार्ट सेक्शन, ओके। तो ये चीज़ होते हुए यहाँ पे, और इस चीज़ को मैं फटाफट से देख लूँ एक बार क्रॉस चेक, तो हाँ चार्ट सेक्शन हमारा आ चुका है। और अब मैं वापस से आता हूँ आपके साथ और एपेक्स चार्ट्स को थोड़ा समझते हैं कैसे इसको यूज़ करना है, ठीक है। तो गाइज हम लोग अब आ चुके हैं अपने एपेक्स चार्ट्स के ऊपर। एपेक्स चार्ट्स में हमने स्टार्टिंग में देखा था इस चीज़ को इंस्टॉल करना है, और उसी सेम पेज पे मैं वापस आ चुका हूँ, और वहाँ पे नीचे जो एग्जांपल दिया था इसी को हम डायरेक्टली यूज़ करने वाले हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि कैसे चीज़ हो रही है, ठीक है।
तो सबसे पहले तो इस चीज़ को हम लिख लेते हैं, अपने जो हमने अभी अभी चार्ट सेक्शन को बनाया था वहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। और बिकॉज हमने पहले हर चीज़ इंस्टॉल कर ली है, हर एक डिपेंडेंसी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, ठीक है। तो ये चीज़ कर ली है, इस चीज़ को हटाता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे मैं पेस्ट करना चाहूँगा अपने कोड को जो बाकी इन्होंने नीचे दे रखा है। तो ये जो चीज़ है, दिस विल रिमेन आउटसाइड आर रेंडर। तो पहले मैं करता हूँ उस रेंडर वाले पार्ट को, चलो उसको बाद में करते हैं, पहले इस वाली चीज़ को ले लेते हैं, कंट्रोल कंस्ट्रक्टर प्रॉप्स को लेके यहाँ से यहाँ तक, और मैं इसको समझाता हूँ को क्या चीज़ यहाँ पे हो रही है, ठीक है। तो एक बार इसको कॉपी कर लेते हैं, और इसका आउटपुट जो है वो कुछ ऐसा दिखने वाला है, ठीक है। तो अब एक बार यहाँ से इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया जाए। ओके तो हमने कंस्ट्रक्टर बनाया, कंस्ट्रक्टर में प्रॉप्स एक जो है कीवर्ड उसको पास किया। ये अगर हम पास नहीं करेंगे तो जैसे कि इसमें मैं होवर कर रहा हूँ तो इस पर क्या दिख रहा है, पैरामीटर प्रॉप्स, ठीक है। तो ये एक तरह से पैरामीटर, ये इसको हमने यहाँ पे सुपर क्लास में यहाँ पे भेजना पड़ेगा। ये इसका सिंटेक्स है ऐसे ही, मैंने ट्राई किया था बिना इसके करने का तो एरर आ रहे थे, ठीक है। तो इसको ऐसे रहने देते हैं। हर एक, जब हम किसी एक क्या बोलते हैं, किसी लाइब्रेरी के साथ काम करते हैं तो उसकी अपनी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिन्हें हमें फुलफिल हमेशा करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि मैंने एक स्टेट को क्रिएट करा, और स्टेट के अंदर मैंने क्या किया, जैसे सेम चीज़ हम यहाँ पे app.js में कर रहे थे, पर क्योंकि दिस इज़ वेरी मच स्पेसिफिक, जो हमारा चार्ट सेक्शन है, दिस इज़ वेरी मच स्पेसिफिक, जो स्टेट है बहुत स्पेसिफिक है, सिर्फ एक एलिमेंट को लेकर, हमारे सिर्फ एक कॉम्पोनेंट को लेकर, इसलिए हमें इसको यहाँ पे बनाना पड़ेगा। और उसके और भी कुछ रीजन मैं आपको जस्ट थोड़ी देर में समझा ही दूंगा। तो यहाँ पे अब हो क्या रहा है कि हमने यहाँ पे स्टेट में ऑप्शंस को क्रिएट करा, ठीक है। और ऑप्शन के अंदर, जस्ट सेकंड इसको थोड़ा फॉर्मेट कर लिया जाए, हाँ। तो ऑप्शन के अंदर यहाँ पे मैंने चार्ट को लिखा, और चार्ट के अंदर मैंने क्या लिया, एक आइडियली बेसिक बार, ठीक है। इसको आप कुछ भी दे सकते हो आईडी का नाम। और उसके बाद मैंने डिफाइन करी एक्स एक्सेस, एक्स एक्सेस के ऊपर क्या आ जाए, कैटेगरीज में ये चीज़ आ जाए, ठीक है, ये चीज़ आ जाए। और उसके बाद जो हमारी सेकंड पैरामीटर है, जैसे ये देखो, एक ये यहाँ पे क्लोज हो रहा है, ये इसके अंदर की चीज़ें हैं, ठीक है, जो कि बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं ऑफ योर एपेक्स चार्ट्स। लेकिन जो एक चार्ट की रिक्वायरमेंट है वो ऑप्शंस और सीरीज होती है, ठीक है, रिएक्ट के अंदर। और वहाँ पे सीरीज़ के अंदर हम लोग को मेन चीज़ जो हमारा डेटा है वो पास करना होता है, और साथ ही साथ नाम भी आप पास कर सकते हो। तो मोस्टली ये दोनों चीज़ें हमें डील करनी होती है। इसके साथ हमें विड्थ और हाइट और टाइप, ये तीन चीज़ें बतानी होती है, जो कि यहाँ पे इन्होंने देखा अच्छे से एग्जांपल दिया हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, इस चीज़ को एज इट इज़ यहाँ से उठाता हूँ और इसको यहाँ पे लाके पेस्ट कर देते हैं अपने पेरेंट डिव के अंदर, ठीक है, ओके। और इसको कर लेते हैं डॉक्यूमेंट, फाइन। और जैसे कि आप देख सकते हो, चार्ट जो है यही हमारा एलिमेंट है, ठीक है, जिसको हमने यहाँ पे इंपोर्ट कराया था वही हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं अब। और उसके अंदर हमने ऑप्शंस इक्वल टू दिस डॉट स्टेट और ऑप्शन दे दिया, सीरीज़ को हमने सीरीज़ दे दिया। इसके बाद सेव करते हैं, और एक बार इसको कंपाइल होने देते हैं, थोड़ा ज़्यादा टाइम ले रहा है। इतना टाइम नहीं लेना चाहिए इसे, पर कई बार ये ऐसी हरकतें करता है रिएक्ट हवा का, ठीक है। तो इसको इसका टाइम लगने देते हैं, ओके फाइन। तो ये हो चुका है। अब एक बार यहाँ पे आते हैं, और जैसे कि आप देख सकते हो कि जैसे हमारा पेज जो है वो रीलोड हुआ, और उसके साथ ही साथ हमारा जो चार्ट है वो भी बन चुका है। और क्योंकि हमने यहाँ पे बैकएंड में इसका जो बैकएंड कह रहा हूँ, इसका जो वेब पेज की डिजाइनिंग में हमने बूटस्ट्रैप डार्क मोड को यूज़ किया हुआ है, तो थोड़ी सी यहाँ पे ना दिक्कतें आएंगी। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे आपको बहुत कम लाइट कलर में दिख रहा होगा ये चीज़ और ये चीज़ भी, ठीक है। एंड साथ ही साथ जो यहाँ पे मैं होवर कर रहा हूँ तो ये वाइट कलर का आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें मैंने पहले से ही सेटल कर ली हैं, ठीक है। आप चाहो तो ये इसमें और भी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो। चार्ट एसेंशियल के अंदर आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा मेन जो चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा वो ये है डेमोज़ में। डेमोज़ में हम जाएंगे अगर, तो यहाँ पे हम रिएक्ट के सेक्शन में जाके एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको दिखाना चाहता हूँ मैं आपको। तो रिएक्ट सेशन में जाके हम जाएंगे अपने एरिया चार्ट में, ठीक है। बहुत सारे अलग अलग तरह के चार्ट्स हैं, देखो बहुत बहुत अच्छे अच्छे चार्ट्स हैं इनके पास, और एक और एनिमेशन बहुत अच्छी है, इसलिए मैंने इसको यूज़ करना की सोची। और हम लोग यार डेट टाइम चार्ट दिखाना चाहते हैं, ठीक है। तो क्यों वो दिखाना चाहते हैं उसके लिए मैं आपको एपीआई दिखा दूंगा अभी। तो हम लोग कुछ ऐसा दिखाना चाहते हैं, ये कुछ ऐसी चीज़ बनाना चाहते हैं। स्टार्टिंग में एग्जाम्पल में भी देखा था हमने, यही चीज़ बनाई थी, ठीक है। तो मैंने यहीं से थोड़ा बहुत कॉपी किया नीचे से कोड, और थोड़ा बहुत उसमें खुद से इम्प्रोवाइजेशन करी है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने देखो कि डेटा भेजा हुआ है, और इनका डेटा कुछ ऐसा है। लेकिन जब आप यहाँ पे नोटिस करोगे, तो हम जब होवर कर रहे होते हैं यहाँ पे देखो डेट आ रही है, और वैल्यू जो है वो नॉर्मल वैल्यू आ रही है। वैल्यू तो खैर नॉर्मल है हमारे पास, लेकिन हमारी जो डेट टाइप है वो कुछ ऐसा सा दिखा रहा है ना। और ये जो है ये कहीं से भी डेट हमें तो समझ में नहीं आ रही, क्योंकि ये यूनिक्स टाइम स्टैम्प इंटू 1000 है, ठीक है। यूनिक्स टाइम स्टैम्प अगर आप चेक करोगे तो वो 1970 ऐसा कुछ टाइम से स्टार्ट होता है, और वो इन सेकेंड्स में दिखा रहा होता है, सेकेंड में करंट टाइम दिखा रहा होता है, ठीक है। तो उसमें से डेट को निकाला जा सकता है। हाउ एवर
हमें उस चीज़ को हैंडल करने की ज़रूरत नहीं है। एंड वी आर वेरी लकी कि एपेक्स चार्ट्स भी उसको प्रोवाइड करता है कि उस चीज़ को वो डायरेक्टली ऐसा डिस्प्ले करा देता है जस्ट दैट कि हमें जो इसका टाइप है ना, जैसे आप देखोगे यहाँ पे डेटा सीरीज़ में दे रखा है, और थोड़ा मैं नीचे को स्क्रॉल करूँगा तो अब यहाँ पे ऑप्शंस में देखोगे इन्होंने बहुत चीज़ें डाल रखी हैं, हमें ये सब नहीं चाहिए, मैंने अपने आप से सॉर्ट आउट कर लिया सब चीज़। यहाँ पे इन्होंने एरिया ही दे रखा है, और यहाँ पे थोड़ा सा आप नीचे जाओगे ना, एक्स एक्सिस में आपको दिखेगा कुछ चीज़ें, नहीं ये नहीं, एक्स एक्सिस, ये देखो एक्स एक्सिस में टाइप दिया है डेट टाइम, तो ये देना बहुत ज़रूरी है। इससे पता चल जाता है कि ठीक है फाइन, जो हमारे पास डेटा है उसे डेट टाइम में कन्वर्ट करना है, ठीक है। और जो हम एपीआई यहाँ पे यूज़ करने जा रहे हैं वो ये वाली एपीआई है, कॉइन्स मार्केट चार्ट की एपीआई। इसमें क्या करेगा, हम एक आईडी दे देंगे और एक टारगेट करेंसी देंगे, ठीक है। एक ऐसी करेंसी, जैसे अगर हमें आईएनआर में चाहिए तो हम आईएनआर यहाँ पे लिख सकते हैं, यूएसडी में चाहिए यूएसडी, और कितने नंबर ऑफ डेज़ के लिए। और यहाँ पे इन्होंने ये भी बताया हुआ है कि ये मार्केट डेटा एक्चुअली प्रोवाइड कराते हैं ये वाली एपीआई जो है, और ये मिनटली डेटा प्रोवाइड करती है एक दिन के लिए, और लेकिन उसके अलावा ये आर्ली डेटा प्रोवाइड कराती है 1 डे to 90 डेज़ के लिए, और उसके बाद वो डेली पर डे का डेटा दिखाएगी अबव 90 डेज, अबव 3 मंथ्स, ठीक है। तो हम वही चीज़ करने जा रहे हैं, और यहाँ पे एक बार इसको एग्जीक्यूट करके मैं आपको दिखा देता हूँ कि डेटा कैसा दिखता है, ठीक है, और उसी डेटा को हम विजुअलाइज भी करेंगे, ठीक है। तो ऐसा कुछ आपका डेटा आने वाला है, मैं आपको फटाफट से दिखा देता हूँ एक नए पेज के ऊपर। और यहाँ पे आप देख सकते हो प्राइसेस में हमारे पास ये करंट एक कुछ डेट आ रही है, उसका प्राइस आ रहा है यूएस डॉलर्स के अंदर बिटकॉइन का, ठीक है। इसको मैं ड्रॉप अप करूँ तो हमारे पास मार्केट कैप्स में भी डेटा आ रहा है, ठीक है, और हमारे पास एक टोटल वॉल्यूम्स में मेरे, मैं तीनों को ही विजुअलाइज कराने वाला हूँ, ठीक है। और उसी ओर बढ़ते हैं, और फटाफट से अपने चार्ट मतलब डेटा भी समझ लिया और आपने ये चीज़ भी देख ही ली कि क्या चीज़ हम करने वाले हैं, ठीक है। कुछ ऐसा सा बनाएंगे हम लोग, और उसके लिए मैंने क्या है थोड़ी सी तैयारी पहले कर रखी है। मैं क्या करता हूँ, इस चीज़ को हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है, इस चीज़ की मुझे ज़रूरत नहीं है, और आई होप कोई छूट ना जाए मेरा, दिस डॉट्स, ओके, एक चीज़ छूट गई, आई ओके, यहाँ तक सही है, ओके। तो हमारे स्टेट के अंदर हमें जो है वो चीज़ डिफाइन करनी है, और इसको फिलहाल ऐसे रहने देते हैं, कोई बात नहीं। इसको बार की जगह मैं एरिया कर देता हूँ, और विड्थ जो है वो 500, चलो कोई बात नहीं, फिलहाल के लिए इतना ही रहने देते हैं। प्लस साथ में हम स्टेट में जो मैं कुछ कॉपी करने जा रहा हूँ, हमारा पूरा पुराना कोड जो था वो वाला, और थोड़ी देर में आपको समझा ही दूंगा क्या चीज़ हो रही है, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, लेट मी जस्ट कॉपी इट। तो यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ पेस्ट कर दी है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे मैंने ऑप्शन में इसका आईडी का नाम रखा है एरिया डेट टाइम, थोड़ी देर बाद समझाऊंगा क्यों ऐसा रखा है। और उसके बाद ग्रिड को मैंने फॉल्स किया हुआ है, टाइटल मैंने कुछ टाइटल रख दिया मार्केट प्राइस यूएसडी, और मैंने कुछ स्टाइलिंग करी है, स्ट्रोक रखा है, हर एक चीज़ यहाँ पे रखी है इस हिसाब से, और कलर एक डिफाइन करके रखा है मैंने, ठीक है। और इसके अलावा एक वैल्यू जो है वो इसके ऊपर थोड़ी देर बाद में आएंगे, इस चीज़ क्यों लिखी है यहाँ पे, ठीक है। और हमने सीरीज़ में अपने डिफ़ॉल्ट डेटा जो है उसको ये दे रखा है, एक रैंडम डेटा दे रखा है मैंने डिफ़ॉल्ट में, ठीक है। और मैंने यहाँ पे आप देखोगे इसका टाइप भी मुझे दिखाना था, शायद मैंने टाइप यहाँ पे रखा नहीं, चेंज नहीं करा, हाँ ये रहा एक्स एक्सिस में टाइप डेट टाइम, ठीक है। तो ये चीज़ हमने कर ली। अब हमें यहाँ पे इसके ऊपर अपना डेटा लेके आना है एपीआई से, तो नॉर्मल वही चीज़ करेंगे जो हमने पहले करी थी। हमने यहाँ पे फेच एपीआई का एक वो चीज़ बनाई थी, फेच डेटा बनाया था, राइट, ये फेच डेटा का फंक्शन बनाया था, सेम ही फंक्शन फिर से बना लेते हैं, क्या दिक्कत है ना। और हमें स्टेट ही तो चेंज करनी है, तो यही सेम टू सेम टाइप का फंक्शन मैं बनाऊंगा, और उसको यहाँ पे मैं ले आऊँगा अपने चार्ट सेक्शन के अंदर। तो उस फंक्शन को हम बनाते हैं अपने इसके बाद, ठीक है, यहाँ पे। और मैंने यहाँ पे एक फंक्शन को पेस्ट किया, आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि क्या चीज़ हुई यहाँ पे, मैं आपको बता देता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो जस्ट अ सेकेंड, ओके। तो हमने एक फेच डेटा एक वापस से सेम नाम का फंक्शन बना लिया अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, और मैंने क्या लिया, चार्ट डेटा वेरिएबल लिया, और उसके अंदर वही एपीआई पेस्ट करी जो एपीआई यहाँ पे थी, ये वाली, ठीक है। इस एपीआई को पेस्ट करा, और यहाँ पे इसको दो जगह ब्रेक करा हुआ है, तो मैं आपको समझा देता हूँ कहाँ पे। एक तो मैंने इसको प्रॉप्स आईडी पास करनी है, ठीक है, तो आईडी जो है वो यहाँ से पास करेंगे हम लोग। यहाँ पे हमारे पास आईडी है स्टेट डॉट आईडी, उसको एज अ प्रॉप मैं अपने चार्ट सेक्शन में पास करूँगा, ठीक है। आईडी नाम से मैं यहाँ पे क्या पास करने वाला हूँ, स्टेट में से अपनी आईडी पास करूँगा, ठीक है, स्टेट डॉट आईडी। और इस चीज़ को एज अ प्रॉपर्टी मैंने पास कर दिया है आईडी नाम से। इसको यहाँ पे सेव करते हैं। अभी तो स्टार्टिंग में एरर आएंगे बिकॉज हमने और भी एक चीज़ यहाँ पे मिसिंग है, वो ये है कि हमने यहाँ पे एक और चीज़ है, ये देखो, ठीक है। तो ये भी एक चीज़ है जो कि हम ले रहे हैं फिलहाल। देखो अगर मैं आपको दिखाऊं तो मैंने एक प्राइस जो है, प्राइस के अंदर ऑप्शंस को रखा है, ऑप्शंस के बाद मैंने उसके अंदर आप देखोगे ऑप्शंस के अंदर लास्ट में जाके एक सिलेक्शन है, ठीक है। तो दिस इज जेसन टाइप ऑफ प्रॉपर्टी, राइट, सॉरी डेटा। और उसको एक्सेस करने के लिए डॉट ऑपरेटर का यूज़ किया गया है, तो कैसे, स्टेट डॉट प्राइस डॉट ऑप्शंस डॉट सिलेक्शन, ठीक है। तो सिलेक्शन पे अभी फिलहाल जो है बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू 365 है, मतलब कि 1 साल, ठीक है।
और वही हमारा जो URL अगर आपको दिखाऊं मैं तो वही चीज़ यहाँ पे हो रही थी। हम URL में लास्ट में 30 पास कर रहे थे कि नंबर ऑफ डेज़ कितना है, ठीक है। तो नंबर ऑफ डेज़ के हिसाब से अगर मैं पे 365 पास कर दूँ तो भी हमारे पास डेटा आएगा, ठीक है। तो आप जैसे देख सकते हो हमारे पास डेटा आ चुका है। तो ऐसे ही हमने बाई डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 365 दे दिया, और हम क्या कर रहे हैं साथ ही साथ हम अपने स्टेट को चेंज कर रहे हैं। फिलहाल के लिए इन दोनों चीज़ को इग्नोर करते हैं, ठीक है। इसको हम अभी नहीं चेंज करेंगे बिकॉज हमने इस चीज़ को इंप्लीमेंट करा ही नहीं है। और भी 2 चार्ट्स जो है मार्केट और टोटल वॉल्यूम जो हमने देखा था उसको भी हम दिखाएंगे, विजुअल करेंगे, पर बाद में करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, स्टेट के अंदर इसके ऊपर गए और इस चीज़ को चेंज कर दिया, ठीक है। प्राइस के अंदर गए और ऑप्शंस के अंदर एज इट इज़ रहने दिया और बाकी चीज़ को हमने चेंज कर दिया, ठीक है। तो ये चीज़ हो रही है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जेसन जो चार्ट डेटा जो यहाँ पे आएगा उसको मैंने जेसन में कन्वर्ट करके यहाँ पे अपने चार्ट डेटा डॉट प्राइसेस के ऊपर इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो डॉट प्राइसेस पेस्ट कर दिया। डॉट प्राइसेस क्यों करा है, बिकॉज हमारे पास यहाँ पे चार्ट डेटा के अंदर डॉट प्राइजेस है, वही हमें डिस्प्ले कराना है। डॉट मार्केट कैप्स को हमें अलग जगह डिस्प्ले कराना है, ठीक है। तो इसलिए, और इसके बाद अब हम जाएंगे अपने यहाँ पे स्टेट और ऑप्शंस और इसको किया है, लेकिन अभी भी शायद ये काम नहीं करेगा। उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ अपने यहाँ पे आके। तो आप देखोगे कुछ प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं हमारे पास, ये चीज़ काम नहीं कर रही है, हमारा पेज लोड नहीं हो रहा है। दैट मीन्स वी हैव सम एरर्स। और उस एरर को रिजॉल्व, अरे यार, उस एरर को रिजॉल्व करने के लिए हमें इससे पहले देखना पड़ेगा कि क्या चीज़ हो रही है। तो पहले लिखा है कि सीरीज इज़ नॉट मार्क्ड एज रिक्वायर्ड बट इट्स वैल्यू इज़ अनडिफाइंड। तो उसकी जो वैल्यू है सीरीज़ की वो अनडिफाइंड है, अभी भी हमने सीरीज़ पे कोई वैल्यू नहीं भेजी है, ऐसा एक इसका कहना है, ठीक है। तो उस चीज़ को एक बार फटाफट से देख ले कि क्या दिक्कत आ रही है हमारे पास। हमने सीरीज़ तो डेटा तो इसके ऊपर भेजा ही था स्टार्टिंग में, लेकिन वो डेटा यहाँ से वापस नहीं जा रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत आ रही है कि ये जो डेटा है यहाँ से इसके ऊपर नहीं जा रहा है। तो उस चीज़ को हमने एक बार मेक श्योर करना है कि वो चीज़ प्रॉब्लम ना दे हमें, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक कुछ बेसिक सी चीज़ें करनी पड़ेंगी। पहली चीज़ कि हमने फेच डेटा को अपने फंक्शन को कॉल नहीं कराया अभी तक, ठीक है। तो फेच डेटा फंक्शन कॉल नहीं कराया तो इसलिए यहाँ पे कोई डेटा जा नहीं रहा है, ठीक है। तो फेच डेटा फंक्शन को कॉल कराने के लिए हम फिर से क्या करेंगे, कॉम्पोनेंट डिड माउंट का यूज़ करेंगे। और कॉम्पोनेंट डिड माउंट का यूज़ करते हुए यहाँ पे जो कि मैंने स्टार्टिंग में आपको समझाया था, कॉम्पोनेंट डिड माउंट, और उसके अंदर फिर मैं अपने फेच डेटा को कॉल कराऊंगा कि जब मेरे पास पूरा का पूरा ये चीज़ रेंडर हो जाए, ठीक है, ये चीज़ पूरी रेंडर हो जाए, तो उसके बाद फटाफट से इसके ऊपर डेटा यहाँ से ले आओ, ठीक है। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे करनी है। और एक बार अब चेक करते हैं कि क्या हमारा जो प्रोजेक्ट है वो चला या नहीं चला, और एक बार इसको रीलोड करके देखते हैं। बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है रीलोडिंग में, फिर से कुछ एरर आ गया है, फिर से हम देखते हैं क्या दिक्कत आ रही है। तो कुछ एरर्स हैं और उन्हें हमें रिजॉल्व करना पड़ेगा वापस से। तो एरर्स यहाँ पे ये आ रहा था, ठीक है। हमने इस ऑप्शन को यहाँ पे डॉट प्राइस जो है उसको हमने सेंड ही नहीं करा था, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अरे यार, प्राइस यहाँ पे लिखना चाहिए हमें, तो डॉट ऑपरेटर, ठीक है। तो प्राइस, ये चीज़ हमें यहाँ पे लिखनी पड़ेगी बिकॉज हमने प्राइस के अंदर इस चीज़ को भेजा हुआ है, ऑप्शंस को और सीरीज़ को, ठीक है। तो इसलिए हमें एरर यहाँ पे शो हो रहा था। अगर मैं फिलहाल के लिए कॉम्पोनेंट डिड माउंट और ये फंक्शन ना भी रन करूँगा ना, तो भी मेरे को एरर नहीं आने वाला है स्टार्टिंग में, बिकॉज मैंने स्टार्टिंग में कुछ वैल्यूज़ दे रखी हैं। जैसे स्टार्टिंग में ये वैल्यू दे रखी है, ठीक है, और यहाँ पे कुछ चीज़ें दे रखी हैं। लेकिन और इसके साथ साथ यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ, अगर ऑप्शंस के अंदर हमारे पास वाई एक्सेस के ऊपर हमने शो को फॉल्स किया हुआ और कलर रखा हुआ, ठीक है। तो वही चीज़ वैसे ही कुछ बिहेवियर यहाँ पे दिखाने वाला है। मैं फटाफट से इसको रन करता हूँ, कंपाइल हो गया, और अब हम जाते हैं अपने कोड के ऊपर। और यहाँ पे आप देखोगे जैसे कि हमारा जो डेटा है वो यहाँ पे आ रहा है, डिस्प्ले हो रहा है। और जैसे कि मैंने कुछ चीज़ें और चेंज करी हैं, डार्क थीम के हिसाब से इस चीज़ को चेंज करा है। आपके पास कोड अवेलेबल है गिटहब के ऊपर, आप चीज़ को और अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हो। और जैसे यहाँ पे टाइटल वैसे ही आगे जैसे हमने चाहा था, और हमारा डेटा भी अब आ चुका है। लेकिन ये डेटा पूरे 1 साल का आ रहा है, ठीक है। ये आ रहा है अप्रैल 6 अप्रैल से लेके और आज जो है 2021 से लेके 3 अप्रैल 2022 तक का, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 365 डेज़ का डेटा हमारे को अवेलेबल कराया गया है। और यहाँ पे एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है हमारे पास कि हमें सिर्फ यहाँ पे इसको स्टैटिक नहीं रखना है, हमें यहाँ पे और भी ऑप्शंस चाहिए। हमें सिर्फ 1 साल का डेटा नहीं देखना है, मुझे 1 दिन का डेटा भी देखना है, मुझे 7 दिन का डेटा भी देखना है। तो वो चीज़ कैसे होगी, है ना। उसके लिए हमारे पास, जैसे हमने यहाँ पे एक कह सकते हैं एक सिलेक्शन बनाना था, यहाँ पे भी मुझे एक बटन टाइप कुछ बनाना पड़ेगा। लकीली जो ये एग्जाम्पल है यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे ये चीज़ पहले से अवेलेबल कराई है इन्होंने, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने तो खैर अपना लॉजिक यहाँ पे पूरा का पूरा यूज़ किया है, लेकिन मैं उस पूरे लॉजिक को यूज़ नहीं करूँगा। लेकिन जो इन्होंने ये चीज़ करी हुई है ना यहाँ पे डिव के अंदर 1 मंथ के लिए, 6 मंथ्स के लिए, इस चीज़ को मैंने अपने हिसाब से प्रिपेयर करा, ठीक है। ये चीज़ मैंने यहीं से कॉपी करी टू बी ऑनेस्ट, और उसके अंदर फिर अपने हिसाब से थोड़े बहुत चेंजेस करे। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे कि मैंने वो चीज़ क्या करी है।
जस्ट अ सेकेंड, उसको एक बार ले आते हैं और मैं आपको अगर अपने कोड पे लेके जाऊँ तो यहाँ पे उसको पेस्ट करूँगा मैं, ठीक है। और थोड़े कुछ एरर आ रहे हैं, एक सेकेंड इसको रिजॉल्व कर दें पहले, और एक और शायद आ जाएगा। ओके, तो मैं आपको फटाफट से समझा देता हूँ कि यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने वही सेम चीज़ वहाँ से उठाई, ठीक है। और मैंने यहाँ पे क्या करा कि जो हमारे पास चार्ट जो था ना, उस चीज़ को मैंने रैप कर दिया है इनके साथ, ठीक है। एज इट इज़ ये वैसे ही के वैसे ही मैंने उठाया जैसे मैंने उस पेज से उठाया था, और थोड़े बहुत खुद से इसमें चेंजेस करे हैं, ठीक है। अपने अपने जो उसके हिसाब से जो हमारे पास जैसे भी अवेलेबल है उस हिसाब से, ठीक है। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे दो चीज़ें समझने लायक हैं। एक तो सबसे पहले कि मैंने एक इसकी मैक्स विड्थ डिसाइड कर रखी है, ठीक है। इसके बारे में बाद में समझाऊंगा, और उससे पहले हम यहाँ पे आ जाते हैं। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने कुछ बटन्स बना दिए हैं, ठीक है। और बटन्स के बाद मैं यहाँ पे उनका स्टेट जो है यहाँ से डायरेक्टली चेंज कर रहा हूँ। किस चीज़ का स्टेट चेंज कर रहा हूँ? तो यहाँ पे गाइज एक चीज़ आप देखोगे, यहाँ पे मैंने एक ऑपरेटर का यूज़ करा है, ये 3 डॉट्स, ठीक है। इसको हम बोलते हैं, मैं भूल गया इसको क्या बोलते हैं, ठीक है। आप नेट पे चेक कर लेना। 3 डॉट जो होता है ये एक्चुअली इसका मतलब ये होता है कि इससे पहले की जो भी प्रॉपर्टीज़ थी, ठीक है, उन चीज़ को एज इट इज़ रहने दिया जाए, उनको इग्नोर किया जाए, ठीक है। और उसके बाद मतलब ऑप्शंस के अंदर मुझे दिस डॉट टूल टिप तक, ठीक है, कोई चेंज नहीं लाना है। जैसे दिस डॉट टूल टिप जो है यहाँ पे अगर आपको दिखाऊँ मैं, तो ये लास्ट है, इसके बाद जाके सिलेक्शन आता है। तो आई वांट टू चेंज सिलेक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे सिलेक्शन का जो वैल्यू है उसको चेंज करना है। तो जब मुझे 1 डे पे क्लिक करूँगा, तो मतलब ये वाला जो बटन है हम देखेंगे उसको फ्रंट पेज पे उसको सेव करने के बाद, तो यहाँ पे उसका सिलेक्शन की वैल्यू 1 हो जाए। जैसे ही सिलेक्शन की वैल्यू 1 होगी, उसके साथ साथ और क्या होगा कि सीरीज़ पे दिस डॉट स्टेट डॉट प्राइस डॉट सीरीज़ कर दिया जाए। तो यहाँ पे सीरीज़ जो है उसे हमने उसकी वैल्यू वैसी की वैसी रहने दी। जैसे मैंने पहले भी समझाया था कि हम जब काम कर रहे होंगे तो हमें किसी भी चीज़ को इग्नोर नहीं करना, नहीं तो स्टेट की जो ओरिजिनल वैल्यू वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे चलो इतना तो हमने कर ही लिया, ठीक है। इतना तो हमें समझ में आ गया कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑलराइट। लेकिन अभी भी ये पूरा प्रोजेक्ट जो हमारा काम करेगा नहीं। उसके कुछ रीजंस हैं, मैं आपको दिखाऊं अगर। तो जैसे कि आप देखो यार, यहाँ पे बटन्स तो हमारे आ चुके हैं। अब मैं इसको एक बार रीलोड कर देता हूँ। तो जैसे हमारे बटन्स तो यहाँ पे आ चुके हैं, लेकिन जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो कुछ होगा नहीं, कोई चीज़ परफॉर्म नहीं होगी, ठीक है। कोई चीज़ परफॉर्म नहीं हो रही है। और वो उसका रीज़न ये है कि बिकॉज हमने बटन्स को क्रिएट तो करा, हमने उसकी प्रॉपर्टी भी चेंज करी, जो हमारा सेक्शन है उसकी प्रॉपर्टी भी चेंज करी, ठीक है, सिलेक्शन की। और अगर मैं यहाँ पे आपको कंसोल करा के दिखाऊं, जैसे मैं इस बटन को क्लिक कर रहा हूँ और इसके बाद दिस डॉट सेट स्टेट ऑप्शन, ये चीज़ वैसे, और इसके बाद क्या किया जाए यार, कहाँ पे इसको कंसोल कराया जाए। चलो कोई बात नहीं, कंसोल तो क्या ही कराना है, हमें पता है कि हमारी वैल्यू जो है चेंज हो रही है। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें यहाँ पे मिसिंग है। एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, बटन के ऊपर बाद में आते हैं, इस चीज़ को बाद में रिजॉल्व करते हैं। पहले एक और चीज़ आपको दिखाऊं, जैसे बिटकॉइन का डेटा आप यहाँ पे देखो, ठीक है। और यहाँ पे जैसे मैं इथीरियम का डेटा क्लिक करता हूँ, अब देखो कि हर एक वैल्यू चेंज हुई, लेकिन मेरा चार्ट अपडेट नहीं हुआ। चार्ट पे अभी भी हमारा बिटकॉइन का डेटा ही है। अगर मैं इसको इथीरियम के बाद थेटर पे लेके जाऊँ, तो अब देखोगे ये फिर भी चेंज नहीं हुआ। मतलब जो हमारा चार्ट है उसका डेटा अपडेट हो ही नहीं रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? क्या रीज़न हो सकता है कि ऐसा हो रहा है हमारे पास? बिकॉज आप देखोगे कि हमने कहीं पे भी सीरीज के डेटा को देखो, यहाँ पे हम फेच डेटा को एक बार कॉल करा रहे हैं और उसके बाद कंपोनेंट डिड माउंट करा रहे हैं, ठीक है। कंपोनेंट डिड माउंट क्या करता है, एक बार रन होता है, सिर्फ एक बार ही रन होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें उसको बार बार इसलिए रन कराना पड़ेगा बिकॉज हम जो ये कंपोनेंट डिड माउंट करा रहे हैं ये स्पेसिफिक टू दिस कंपोनेंट है। ये इस कंपोनेंट को रेंडर जब करेगा तब ये रन होगा। हालांकि नॉर्मली जो app.js है उसमें क्या होगा कि पहले हमारा हेडर जो है वो रेंडर होगा, उसके बाद हमारा कार्ड सेक्शन रेंडर हो जाएगा, फिर हमारा चार्ट सेक्शन भी रेंडर हो जाएगा, उसके बाद एट दी एंड ये चीज़ कॉल होने वाली है, ठीक है। तो app.js है वो सबसे लास्ट में अपना कंपोनेंट डिड माउंट है उसे रन कराएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेन इशू आ रहा है वो यही आ रहा है कि हमने कंपोनेंट डिड माउंट का तो यूज़ करा, लेकिन अब यहाँ पे एक और चीज़ का यूज़ करना पड़ेगा हमें, और वो है कंपोनेंट डिड अपडेट, ठीक है। कंपोनेंट डिड अपडेट साथ ही साथ एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, अगर कंपोनेंट डिड अपडेट के साथ साथ, तो आप यहाँ पे देखोगे कि props.id, मैंने यहाँ पे props.id एक बार सेंड करी, ठीक है। और उस props.id को जब मैं अपडेट कर रहा हूँ तो वो यहाँ पे वापस कहाँ कॉल हो रही है, आप समझ रहे हो उस चीज़ को। मतलब props.id मैंने यहाँ पे एक बार सेंड कर दिया और मैंने कॉल करा के यहाँ पे यूज़ कर लिया, और फेच डेटा को मैंने एक बार कॉल करा दिया, उसके बाद कहीं फेच डेटा वापस से कॉल हुआ ही नहीं है, तो डेटा कैसे अपडेट होगा, ठीक है। इसी को फिलहाल इग्नोर करो यार। ये जो है ना, ये जो स्टेट और ये सब चीज़ें जो क्लिक करने पर स्टेट चेंज होगी, ये वाली, इसको थोड़ी देर बाद में कवर करते हैं, पहले इस चीज़ को रिजॉल्व करते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कंपोनेंट डिड माउंट के बाद एक कंपोनेंट डिड अपडेट बनाऊंगा, ठीक है। कंपोनेंट डिड अपडेट क्या करता है वो देखो, कॉल्स इमीडिएटली आफ्टर अपडेटिंग अकर्स, नॉट कॉल्ड फॉर द इनिशियल रेंडर। इनिशियल रेंडर के लिए हमारे पास सॉल्यूशन है, वो है कंपोनेंट डिड माउंट। और एक और चीज़ यहाँ पे इसकी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, अगर मैं आपको अभी इंप्लीमेंट करके दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे फटाफट से इसको इंप्लीमेंट कर लिया जाए, ठीक है।
और कंपोनेंट डेट अपडेट में क्या करेंगे, सबसे पहले तो मैं एक वेरिएबल लूँगा यहाँ पे, मैं उसका नाम दूंगा प्रेव प्रॉप्स, ठीक है, प्रेव प्रॉप, प्रेव प्रॉप या प्रेव आईडी, ठीक है, प्रेव आईडी दे देते हैं। और उसको मैं वैल्यू देता हूँ प्रॉप्स डॉट आईडी की, ठीक है, प्रॉप्स डॉट, अच्छा यस आई गॉट इट, तो मेरे को इसको यहाँ पे ऐसे लिखना पड़ेगा, तो प्रॉप्स डॉट आईडी, ठीक है, प्रॉप्स डॉट आईडी की वैल्यू मैंने यहाँ पे इसको दे दी है, अरे गलती कर दी, हाँ ऐसे ही रहेगा, आई एम सॉरी, हम लोग जावास्क्रिप्ट लिख रहे हैं तो यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद प्रॉप्स डॉट आईडी मैंने यहाँ पे सेव कर ली। यहाँ पे मैं कंपोनेंट अपडेट में क्या करूँगा कि मैं अपने जैसे कोई अपडेट परफॉर्म होता है, ठीक है, जैसे कोई ना कोई अपडेट यहाँ पे चीज़ हो रही है, उस चीज़ को यहाँ से कॉल करा दूँ, ठीक है। तो अपडेट का काम ही वही होता है कि जैसे आपके चेंज को अपने आपके पेज में कोई भी चेंज आता है तो उसको अपडेट कर देता है। अगर मैं यहाँ पे फेच डेटा को डायरेक्टली कॉल करा दूँ, ठीक है, फेच डेटा को डायरेक्टली कॉल करा दूँ और यहाँ पे इसको सेव कर दूँ, ठीक है, तो हमारा प्रोजेक्ट चलेगा। यहाँ पे डेटा भी आ गया, आपने देखा थेटर का डेटा अपडेट हो गया। जैसे मैं इसको थेटर से चेंज करूँगा और मैं इसको बिटकॉइन लेके आऊँगा तो आप देखोगे बिटकॉइन का डेटा भी चेंज हो गया। हमारा प्रोजेक्ट तो काम कर रहा है, लेकिन एक बहुत बड़ी दिक्कत यहाँ पे आ रही है और उसके लिए हमें कंसोल डॉट लॉग पे आना पड़ेगा। और अगर मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, लेकिन जो हमारा कंपोनेंट डिड अपडेट है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आपको कंसोल करके दिखाऊँ कुछ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कंसोल करूँ कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, और मैं यहाँ पे करूँ हाँ, ठीक है, कुछ भी लिख दो और एक बार मैं इसको सेव करता हूँ, तो आपको मैं क्या दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे कि जैसे ही मेरा देखो ये इन्फिनाइटली टाइम्स जो है इसको रन कर रहा है। ये देखो ये कितनी बार रन हो रहा है, 1 सेकंड से भी ज़्यादा, एक मतलब मिली सेकंड्स के हिसाब से रन हो रहा है। एक टाइम ऐसा है कि हमारी जो वेबसाइट है वो क्रैश कर जाएगी, ठीक है, बिकॉज हमारा जो कंपोनेंट डेट अपडेट है वो हर एक, जैसे माउस होवर भी हो रहा है ना, देखो कुछ भी चेंजेस हो रहे हैं, तो अगर मैं इसको स्टेबल भी कर दूंगा ना, देन देर इज ऑल्सो स्टिल लिटिल बिट ऑफ चेंज विच इट कैन ऑब्जर्व, ठीक है, और उसकी चक्कर में उसको बार बार कंपोनेंट डेट अपडेट को रन करते जा रहा है इन्फिनिटली टाइम्स, और ये चीज़ हम नहीं चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो हमने प्रीवियस प्रॉप बनाया, हम एक इफ एल्स कंडीशन लगाएंगे कि इफ प्रेव आईडी, ठीक है, प्रेव आईडी इज इक्विवेलेंट टू प्रॉप्स डॉट आईडी, ठीक है, अगर प्रेव आईडी जो है वो इक्वल टू प्रॉप्स डॉट आईडी है, अगर ये कंडीशन है, ठीक है, अगर ये दोनों इक्वल है तो सॉरी इक्वल नहीं, नॉट इक्वल, अगर ये दोनों नॉट इक्वल, अगर ये दोनों सेम वैल्यू के नहीं है तो हम क्या चाहेंगे कि हमारा फेच डॉट डेटा कॉल हो जाए। मतलब सेंस क्या है कि हमने आईडी को चेंज करा है, आईडी हमारी वैल्यू चेंज हुई है। अगर आईडी चेंज हुई है, आईडी प्रीवियस आईडी और करंट जो आईडी हम प्रॉप्स डॉट आईडी से चेक करेंगे, अगर वो वैल्यू सेम नहीं है तो फेच डेटा को कॉल कराओ, ठीक है। और उसके साथ साथ हमें एक और चीज़ करनी पड़ेगी, अगर ये कंडीशन है तो हमें प्रेव आईडी के ऊपर अब जो नई वाली वैल्यू है उससे लेके आना पड़ेगा, है ना, जो नई वाली वैल्यू है वो वाली वैल्यू लेके आनी पड़ेगी। सिंपल लॉजिक है यार, ज़्यादा कुछ हाथ पाँव मारने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि जब ये कंडीशन ट्रू होगी तब आप फेच डेटा को कॉल कराओगे और साथ ही साथ जो हमारी प्रीवियस आईडी है उसको अब हम ये वाली वैल्यू दे देंगे, सो दैट जब नेक्स्ट टाइम हम कुछ चेंज करेंगे, जब नेक्स्ट टाइम प्रीवियस आईडी को चेक करेंगे करंट आईडी के साथ, तो हम देख पाएंगे कि यार ये दोनों तो सेम नहीं है, तो पहले उन दोनों को इक्वल कर दो और उसके बाद फेच डेटा कॉल करा दो। फेच डेटा जैसे कॉल होगा तो हर एक चीज़ रीरेंडर हो जाएगी, कैसे, जो सेट स्टेट है वो चेंज कर देगा आपकी सीरीज़ को, बिकॉज वो जेसन डॉट प्राइजेस में से डेटा लेके आ जाएगा और प्राइजेस जो डेटा है वो नई आईडी का होगा, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे हो रही है और मैं अब यहाँ पे अगर आपको दिखाऊँ तो आप देख सकते हो कि ये जो चीज़ है ये स्टॉप हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पे जो हा आपका आएगा ना वो अब एक बार ही रन होगा, जस्ट अ सेकेंड, हुआ नहीं, हाँ क्योंकि हमने कोई चेंज नहीं किया, तो एक बार हम इथेरियम कॉल करा दें। अच्छा, जो शायद मैंने हटा दिया वहाँ से, कंसोल डॉट लॉग मैंने हटा दिया था, कोई बात नहीं। तो अब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे उस जो वैल्यू है वो बार बार अब चेंज नहीं होगी, बिकॉज कंडीशन अब हमने अप्लाई कर दी है, ठीक है। अब हमारा काम जो रह रहा है वो ये है कि हमें इस चीज़ को भी लेके आना है, ठीक है, ये चीज़ जो है इसको भी अब हमें इम्प्लीमेंट करना है। तो फटाफट से वही चीज़ कर लेते हैं और इसके बाद यहाँ पे मैं थोड़ा सा और डेटा यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, जो बाकी दोनों चार्ट्स है उसका भी डेटा यहाँ पे ले आता हूँ, फिर फटाफट से आपको समझाता हूँ कि क्या चीज़ करी है। ओके, तो मैंने बिहाइंड द सीन्स कुछ करा यहाँ पे, ठीक है, मैंने कुछ छोटी मोटी ट्विकिंग करी, छोटी मोटी क्या, आप जब देखोगे आपका दिमाग बौखला जाएगा वैसे तो, पर आपको हर चीज़ समझा दी जाएगी, तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो जैसे मैं इस चीज़ को रीलोड करता हूँ आप देखोगे कि यहाँ पे हमारे पास पूरा डैशबोर्ड हमारा बन चुका है, देखने में लग रहा है कि सारा बन चुका है, लेकिन अभी इसमें कुछ चीज़ें बाकी हैं, ठीक है। तो उस चीज़ को भी कर लेते हैं फटाफट से, पर उससे पहले एक और चीज़, वो ये कि मैंने ये सब किया कैसे, ठीक है, तो उस चीज़ को फटाफट समझते हैं। तो यहाँ पे मैं आप दिखाऊंगा मैं आपको, अगर तो मैंने जैसे एक ये नॉर्मल प्राइस बनाया था ना, ऐसे ही मैंने 2 और बनाए, ठीक है, सेम टू सेम, मार्केट कैप
उसके अंदर सेम वैसी वैसी वैल्यूज़ दी, बस उसकी विड्थ और हाइट छोटी कर दी और उसमें कलर जो है वो अलग दिया। साथ ही साथ जो उसका डेटा था वो भी डिफरेंट दिया। डेटा कौन सा डिफरेंट दिया? डेटा अगर आप यहाँ से सेम टोटल वॉल्यूम के साथ भी वही चीज़ करी, डिट्टो वैसा का वैसा ही है। अगर आपको दिखाऊं मैं तो ये दोनों चार्ट जो है ना दोनों सेम है, बस ये एरिया चार्ट है और ये लाइन चार्ट है यहाँ पे, ठीक है। आप चाहो तो इसको बार चार्ट में भी दिखा सकते हो, आप चाहो तो किसी और चार्ट में जो आपको सूटेबल लगता है। अगर मैं इसको बार टाइप में दिखाने की कोशिश करता हूँ किसी एक चार्ट को, फॉर एग्जाम्पल हमारा जो लास्ट चार्ट है, हर चीज़ को इग्नोर करते हुए सीधा नीचे जाते हैं और जो हमारा लास्ट चार्ट है दोनों लाइन है, इनमें से एक को मैं बार की तरह लिखता हूँ यहाँ पे। लेट्स सी कि ये बिल्ड होता है या नहीं होता है, कोई एरर देता है। तो अगर हम आपके समय भी पहली बार देखने जा रहा हूँ वैसे तो आप देखो कि ये देखो कैसे कैसे हमारे पास डेटा आ गया, ठीक है, और कितना लोडिंग में भी टाइम लगा इसको। लेकिन आप देखोगे कि ये ना थोड़ा समझ में कम आएगा बिकॉज हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है बहुत ज़्यादा है, हमारे पास पूरे साल का डेटा प्लस इसकी विड्थ भी छोटी है, तो इसको देखना जो मैनेज करना बहुत मुश्किल है। हाउ एवर इट्स योर विश, मैं इसको अभी ऐसे रहने दूंगा जैसा है, लेकिन इस लोडिंग में बहुत टाइम ले रहा है, तो बेटर इज़ टू गो विद लाइन चार्ट ओनली, ठीक है। आप चाहो लाइन के अलावा एरिया चार्ट की तरफ भी इसको डिस्प्ले करा सकते हो एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स, ठीक है। वो डेटा के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे मैंने पहली बार तो कलर चेंज कर दिया। करंट प्राइस जो था वो वहीं से आ रहा है, पहले वाली URL जो API थी उससे ही आ रहा है। दी थिंग इसकी वो मैं भूल गया था ऐड करना यहाँ पे, और उसको मैंने एज अ प्रॉप पास कर दिया। प्रॉप मैं आपको दिखाऊंगा, प्रॉप जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं प्रॉप अगर आपको दिखाऊँ करंट प्राइस और दिस डॉट स्टेट डॉट मार्केट डेटा अगर अवेलेबल है, अगर एग्जिस्ट करता है, तो मुझे दिस डॉट स्टेट डॉट मार्केट डेटा डॉट करंट प्राइस का USD आप प्रोवाइड करा दो। और उस चीज़ को मैंने बढ़िया से अच्छे से एक बार कार्ड सेक्शन से अपने डिस्प्ले करा दिया, ठीक है। ये वाला जो है फॉन्ट यूज़ करा है, सब कुछ दिया हुआ है, वैसे भी कोड सब मिल जाएगा आपको। और साथ ही साथ इसी में हमने अपने जो वैल्यू है करंट प्राइस की वो डिस्प्ले कर दी बड़ी सी, बिकॉज दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। नाउ अब हम बात करते हैं फटाफट से अपने बटन्स की। जो बटन जो है वो अभी भी काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो और एक और चीज़ यहाँ पे मैंने करी है विच आई वॉन्टेड टू शो यू कि कहाँ गया मैं, अच्छा सॉरी, चार्ट सेक्शन में। हाँ, तो चार्ट सेक्शन में जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे मैंने कुछ और वैल्यूज़ को डिस्प्ले कराया है, ठीक है। ये देखो सेंटर में, तो इसलिए मैंने ना फिक्स्ड लेंथ रखी, मतलब इसकी एक फिक्स लेंथ, सो दैट ये डिव साइड बाय साइड में आ जाए, ठीक है, फिक्स होके आ जाए। इसके लिए ना एक प्रॉपर्टी जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई थी, मैक्स विड्थ जो आपको रखनी पड़ेगी। सो अल्टीमेटली हमें टोटल जो है वो 1000 पिक्सल मिलता है, ठीक है। तो 1000 पिक्सल मिलता है और उसके अंदर अंदर ही हमें सारा काम करना होता है। तो जैसे 200 पिक्सल मैंने यहाँ दे दिया, ठीक है, मैक्स विड्थ। फिर मैक्स विड्थ 610 मैंने यहाँ दे दी, ठीक है, पिक्सल की, जो हमारा पहला एलिमेंट था, पहला चार्ट, इमेजिन करो पहले चार्ट को। और ये दूसरा जो मिडिल पार्ट है वो वाला है, ठीक है, 200 पिक्सल उसको दे दिए। और उसके बाद जो लास्ट पार्ट है जो हमारे बाकी के दो चार्ट है, इसको मैंने दे दी बची हुई 310 पिक्सल, ठीक है। तो ऐसे करते करते मेरे पास थोड़ा सा ही साइड में बचता है, शायद कुछ पिक्सल ही बचेंगे। लेकिन हाँ, 1000 पिक्सल से एक्सीड नहीं करना चाहिए, नहीं तो ये नीचे चला जाएगा ऐसे, ठीक है, ये इसके नीचे चला जाएगा और वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता दिखने में। सी दिस इज नॉट अ रिस्पॉन्सिव डैशबोर्ड, ठीक है, ये सिर्फ एक डेस्कटॉप के लिए डैशबोर्ड बनाया जा रहा है फिलहाल। यहाँ पे ट्विटर फॉलोअर्स नहीं दिख रहे हैं, कोई बात नहीं, किसी और के लिए देख लेते हैं हम लोग, शायद दिख जाए। तो ट्विटर फॉलोअर्स यार इसके लिए भी नहीं है, ये तो बड़ी गलत बात है। तो बाइनेंस के लिए दिख जाए, किसी के लिए तो होना चाहिए यार, ऐसे तो नहीं सही है ना बात। इथेरियम यार लगता है कि इनका डेटा जो है ना वो हमें मिल नहीं रहा है, सो मे बी देयर इज सम इशू, या फिर कह सकते हैं कि यार वो होगा ही नहीं अवेलेबल शायद। हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं API के ऊपर। जस्ट अ सेकेंड, हम अपनी नॉर्मल जो API है उसके अंदर जाएंगे और वहाँ पे जाके इसको फटाफट से चेक कर लेते हैं एक बार कि ये अवेलेबल है भी या नहीं। तो इसको यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट करके हम जाते हैं थोड़ा सा नीचे। ट्विटर फॉलोअर्स काफ़ी नीचे जाके आएगा, इन सबको ड्रॉप अप कर दिया जाए ज़रा, और हम चेक करते हैं कि डेटा हमारे पास आ क्यों नहीं रहा है। क्या ये डेटा सही में एग्जिस्ट नहीं करता? थोड़ा और नीचे, ट्विटर फॉलोअर्स कहाँ थे यार, ट्विटर फॉलोअर्स, यार ये चीज़ शायद याद इन्होंने रिमूव कर दी अपनी API से, बिकॉज पहले तो ये चीज़ थी हमारे पास। आई एम नॉट श्योर वाई इट्स नॉट कमिंग, लेकिन ट्विटर फॉलोअर्स हमारे पास था तो सही, शायद पब्लिक इंटरेस्ट में था या कम्युनिटी डेटा। हाँ, कम्युनिटी डेटा ट्विटर फॉलोअर्स, ये देखो यार डेटा तो हमारे पास अवेलेबल है इसके लिए, लेकिन ये दिखा नहीं रहा है। तो शायद हमने कुछ गड़बड़ करी है, हमने कम्युनिटी डेटा और ट्विटर फॉलोअर्स इसके अंदर जाना है, ठीक है। तो मैं चेक करता हूँ कि मैं अपने प्रॉप्स में सही डेटा पास कर रहा हूँ या नहीं। तो ट्विटर फॉलोअर्स, ओके, कम्युनिटी डेटा यार, मार्केट डेटा नहीं, कम्युनिटी डेटा से आना चाहिए। तो मुझे वही चीज़ यहाँ पे चेंज करनी है, ये कॉपी पेस्ट का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज, ठीक है। तो उसको वहाँ से पेस्ट कर लेते हैं और कम्युनिटी डेटा, ओके, यहाँ से आ रहा है हमारा डेटा। और इस चीज़ को यहाँ पे चेक करना है कि क्या हमारे पास कम्युनिटी डेटा एग्जिस्ट करता है। अगर करता है तो हमें कम्युनिटी डेटा डॉट ट्विटर फॉलोअर्स दिखा दे, वरना हमें ब्लैंक दिखा, ठीक है। तो ये चीज़ हम अपने डैशबोर्ड को ऑर्डर कर रहे हैं और अब हम देखते हैं। ऑलराइट, तो अब हमारे पास डेटा जो है पूरा कंप्लीट आ रहा है।
तो जैसे कि आपने देखा कि ये चीज़ ऐसे बन रही है, लेकिन अभी हमारा ये चीज़ रिजॉल्व नहीं है, उसको फटाफट से रिजॉल्व करते हैं। उसके अंदर एक छोटा सा लॉजिक लगेगा और वो आपको दिखाऊं। तो जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, हमने अपडेट यूज़ किया था, ठीक है। कहाँ गया यार, चार्ट सेक्शन में हमने यहाँ पे ऊपर दिखाऊं मैं आपको, तो हमने एक अपडेट का यूज़ किया था, ठीक है। कि हम जब एक प्रॉप्स आईडी जो है अपडेट होगी, आईडी जब अपडेट होगी तो हमारे पास फेच डेटा को कॉल कराना है। हमें फेच डेटा को वापस से कॉल कराना है जब हमारे पास सेक्शन अपडेट होगा, ठीक है। तो ये देखो, हम यहाँ पे सेक्शन को अपडेट कर रहे हैं, तो जैसे ही बटन क्लिक होगा हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सेक्शन को सिलेक्शन को अपडेट कर दे रहे हैं, ठीक है। सिलेक्शन जैसे ही अपडेट होगा तो मैं क्या करूँगा कि मैं एक और वेरिएबल लेता हूँ, ठीक है, और उसका नाम देता हूँ प्रेव सिलेक्शन, ठीक है, प्रेव सिलेक्शन, और इक्वल टू इसको मैं वैल्यू दे दूंगा नॉर्मल स्टेट की, स्टेट डॉट क्या बोलते हैं हमारा स्टेट, यार ये सही से नहीं आता कई बार, स्टेट, हाँ, स्टेट डॉट फर्स्ट की जगह मुझे यहाँ पे चाहिए स्टेट डॉट प्राइस डॉट ऑप्शंस डॉट सिलेक्शन, ठीक है, सिलेक्शन। ये वैल्यू मैंने प्रेस सिलेक्शन को दे दी और सेम चीज़ मेरे को यहाँ पे परफॉर्म करनी है, ठीक है। मुझे सेम ही एक कंडीशन लगानी है कि जब मेरी प्रेस सिलेक्शन जो है वो इज़ नॉट इक्वल टू, क्योंकि जैसे बटन क्लिक होगा, ऑन क्लिक हमने लगा रखा है, तो जैसे ही बटन क्लिक होगा ये चीज़ अपडेट हो जाएगी, सेट स्टेट कर देगा उसको। लेकिन ये चीज़ फेच डेटा को कैसे पता चलेगी, है ना, तो अपडेट से पता चल जाएगी कि जैसे पेज में कोई चेंज आएगा, अपडेट आएगा, तो हमें ये कॉम्पोनेंट डेट अपडेट ऑटोमेटिकली उस अपडेट को पकड़ लेता है, ठीक है। तो हमारा काम बहुत आसान है, हमें सिर्फ कंडीशन लगाने का काम है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि जब ये इक्वल टू नॉट इक्वल टू, सॉरी, स्टेट जो है, यार यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, बहुत बड़ा ही था ये वाला, कहाँ गया, हाँ, इसको यहाँ से उठा लेते हैं। तो जब ये इसके बराबर नहीं हो, ओके, तो ऐसा हो जाए, ठीक है। और सेम चीज़ यहाँ पे भी पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे प्रेस सिलेक्शन कर देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमने कर दी और इसलिए फेच डेटा क्लिक कर दो। अब जैसे फेच डेटा वापस से कॉल होगा तो अब यहाँ पे देखोगे हम पास क्या कर रहे हैं, लास्ट में हम यहाँ पे पास कर रहे हैं दिस डॉट स्टेट डॉट प्राइस डॉट ऑप्शन डॉट सिलेक्शन। तो सिलेक्शन जो है वो इस बार 1 जाएगी जैसे मैं 1 पे क्लिक करूँगा। और इस चीज़ को एक बार क्रॉस चेक कर लेने के लिए मैंने इसको सेव करा आपके सामने, और हमारा जो डैशबोर्ड है वो फिर से लोड होगा। क्यों नहीं लोड हो रहा है यार, ये एरर तो नहीं आना चाहिए था वैसे, पर शायद कुछ एरर है। ओके, तो प्राइस क्यों एरर आ रहा है यार, दिस शुड नॉट कम एक्चुअली, सो वी आर मिसिंग समथिंग। एक बार चेक कर लेते हैं क्या मिसिंग हो रहा है हमारे पास, कहाँ से एरर आ रहा है यार ये। दिस डॉट स्टेट डॉट प्राइस डॉट ऑप्शन सिलेक्ट, तो एकदम सही, ओके, या गॉट इट। तो यहाँ पे हम एक चीज़ को क्या कर सकते हैं कि जो प्रेप सिलेक्शन है ना, इसको हमें इसके अंदर रखना चाहिए, ठीक है। हमें इसको इसके अंदर रखना चाहिए, किसके अंदर, अपने कंस्ट्रक्टर के अंदर, ठीक है। और इसको रखेंगे हम दिस डॉट, ठीक है, दिस डॉट। ओके, कुछ एरर आ रहा है हमारे पास, शायद कंस्ट्रक्ट, ओहो, मैंने अपने स्टेट के अंदर रख दिया इसको, कंस्ट्रक्टर के अंदर यहाँ पे, और यहाँ पे मुझे दिस लगाना है, ठीक है। और अब यहाँ पे भी मुझे, हाँ सही है, एक बार वापस से पेस्ट करके देखते हैं, इस बार ये सक्सेसफुली चल जाए। ऑल राइट, तो इस बार आप देखोगे हमारा ये, इस एरर को छोड़ो, अब एरर नहीं आ रहा है, तो हमारा जो डेटा है उसको मैं समझाऊंगा क्यों ऐसा हुआ, ठीक है। तो जैसे मैं इसको 1 पे क्लिक करता हूँ तो आप देखोगे कि डेटा कैसे अपडेट हुआ, और साथ साथ ये भी चेंज हो गया, बिकॉज तीनों के तीनों स्टेट हमारे फेच डेटा से अपडेट हो रहे हैं। 1 वीक पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे डेट पे ध्यान दो आप, 28 मार्च से लेकर 3 अप्रैल। यार देखो कितना मस्त हमारा डैशबोर्ड बन चुका है, और ये 99% कंप्लीट हो गया, बस एक ही चीज़ यहाँ पे रह रही है। और आप देखोगे कितनी सुंदर एनिमेशन जो है, ये एनिमेशन मैंने डिसाइड नहीं करी है, ये एनिमेशन एपेक्स चार्ट्स की है, ठीक है। तो कुडोस टू देम एज वेल, टू द डेवलपर्स। और साथ ही साथ डेटा भी अपडेट होता है यहाँ पे, ये जो डेटा है जो रिलेटेड टू दिस है, ठीक है। और ऐसे ही जैसे मैं नए किसी उस पर चला जाऊँ तो वो चीज़ भी प्रॉपरली हमारे पास आ रही है। तो देखो कितना स्मूथली हमारा जो डैशबोर्ड है वो बन चुका है, ठीक है। तो अच्छा 1 मंथ पे ही है इसलिए चेंज नहीं कर रहा, और जैसे ही हम चेंज करते हैं तो वैसे आ जाएगा। ओके, तो ये चीज़ बढ़िया से बन चुकी है। अब एक चीज़ यहाँ पे रह रही है, इस डेटा को अगर मैं ऐसे छोड़ दूँ तो ये ऐसा कैसा ही रहेगा, इसमें ये ऑटो अपडेट नहीं कर रहा, ठीक है। अगर ये करंट पेज ऐसा है, जब तक मैं इसको रिफ्रेश नहीं करूँगा तब तक ये चीज़ अपडेट नहीं होगी, तो ये स्टैटिक सा बन जाएगा, ठीक है। लेकिन हमारी जो एपीआई है वो तो अपडेट हो ही रही है, तो उसका फ़ायदा क्यों ना उठाया जाए, है ना। तो उसका फ़ायदा उठाने के लिए बहुत आसानी से उठाया जा सकता है। और लास्ट में हमें क्या करना है, एक छोटी चीज़ करनी है जो कि मैंने नेट पे से कॉपी पेस्ट करी थी, सही बता रहा हूँ, मैंने उसमें खुद कोई दिमाग नहीं लगाया। मैं आपको बता देता हूँ मैंने क्या करा है, ठीक है। मैं अपने कोड पे जाता हूँ और कोड पे जाके फटाफट से यहीं पे चेंज करना है हमें, ठीक है। और वो चेंज क्या करना है, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे ले आते हैं उसको, और मैं आपको बता देता हूँ क्या किया मैंने। तो भाई लोग मैंने क्या किया यहाँ पे कि स्टैक ओवरफ्लो पे गया और देखा कि कैसे हम अपने रिएक्ट को
अपडेट कर सकते हो। तो मैंने कहा कि सेट इंटरवल को कॉल लगाया, और सेट इंटरवल मतलब हर 2 सेकंड के बाद फेच डेटा को कॉल कर, ठीक है। ये तो नॉर्मली फर्स्ट टाइम के लिए है, लेकिन कंपोनेंट डेड माउंट में जब हर चीज़ हो जाएगी तो उसके 2 सेकंड बाद इसको कॉल कर। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ हमें करनी पड़ेगी, कंपोनेंट के बाद हमें एक और चीज़ यहाँ पे डालनी पड़ेगी, और ये सही बता रहा हूँ, नेट पे से कॉपी मारा है मैंने एज इट इज़, ठीक है। इसमें कोई मैंने खुद से दिमाग नहीं लगाया, बस यहाँ पे अपने फेच डेटा को कॉल करा दिया है, और इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है हमें, ठीक है। तो ये कर क्या रहा है कि हमें ना हमेशा ये एक रूल है कि जब हम सेट इंटरवल का यूज़ करते हैं तो उसे हमें क्लियर इंटरवल भी करना होगा, और उसके लिए हम कंपोनेंट विल अनमाउंट का यूज़ करते हैं। और सेम टू सेम यही लॉजिक जो है हमें दौड़ाना है अपने दूसरे वाले पार्ट पे भी, मतलब ये जो चार्ट सेक्शन वाला पार्ट है, बिकॉज हमें उसको भी वैसे ही अपडेट करना है, ठीक है। तो चार्ट सेक्शन वाले पार्ट के अंदर भी सेम ही चीज़ हमें करनी है, और उसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें वही लॉजिक लगाना पड़ेगा। तो पहली बात तो मैं यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ इसको, कहाँ गया हमारा, ओके, कंपोनेंट डिड माउंट, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे कंपोनेंट विल माउंट के बाद, और यहाँ पे मैं अपने इंटरवल वाली लाइन को पेस्ट कर दूंगा जो मैंने वहाँ से उठाई थी, सेम टू सेम, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे भी हम लेके आ जाते हैं। अब ये तो चेंज आपको कोई दिखेगा नहीं पेज के ऊपर, बिकॉज वो एपीआई के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। एपीआई के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी देर में वो चेंज कर रहा है, लेकिन मैंने 2 सेकंड आइडिया रखा है, और मैंने देखा है ये चीज़ वर्क करती है। अगर ये कोई पॉइंट में वैल्यू चेंज हो रही है ना, तो वो चीज़ यहाँ पे अपने आप ऑटोमेटिकली क्या बोलते हैं, पूरा पेज रीलोड नहीं होगा, सिर्फ एक वो वैल्यू अपने आप अपडेट हो जाएगी, जैसे नॉर्मली होती है एक डैशबोर्ड में। आप उस चीज़ को बैठ के देखोगे ध्यान से, अगर मैं आपको देखूँ इथीरियम नहीं, लेकिन ये चीज़ पॉसिबल हो जाएगी आपको कोई एक बहुत जो चीज़ की छोटी वैल्यू हो, छोटी वैल्यू जैसे आप XRP की वैल्यू देख सकते हो, ठीक है, या डोज कॉइन की वैल्यू देख सकते हो। डोज कॉइन पे थोड़ा इलॉन भाई हमारे करते रहते हैं कुछ ना कुछ छिड़खानियाँ। तो ये देखो, ये जो वैल्यू है ना, लास्ट में कुछ 2 नंबर 1-2 नंबर चेंज होते रहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो सकती है, और इसी के साथ हमारा जो डैशबोर्ड है वो बन चुका है पूरा कंप्लीट। ये प्रोजेक्ट यही कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे। इसमें सिर्फ रिएक्ट लगाई है और एपीआई का यूज़ किया गया और कुछ नहीं, ठीक है। कॉन्सेप्ट मैंने आपको सारे समझा दिए, कोड आपके पास सारा अवेलेबल है यहाँ पे, ठीक है। कुछ स्ट्रक्चरिंग हमारी कोड की ऐसी है, ठीक है। गिटहब पे आपको कोड मिल जाएगा, उसको यूज़ कर सकते हो, क्लोन कर सकते हो, और यू कैन एक्चुअली क्रिएट योर ओन डैशबोर्ड विद योर सब थोड़ी सी और ना खुराफाती चीज़ें करो, मतलब इसके अंदर थोड़े और डिजाइनिंग खुद से लेके आओ, बूटस्ट्रैप डार्क की जगह बूटस्ट्रैप लाइट का यूज़ करो, कलर कॉम्बिनेशन यूज़ करो, ठीक है। और मुझे लिंक्डइन पे कनेक्ट करके वहाँ पे टैग करो, अपने डैशबोर्ड को पिक डालो, वीडियो बना के डालो, ठीक है। उसको टैग करो, मेरे को टैग करो, और वीडियो को भी थोड़ा शेयर करो आगे यार, ठीक है। तो इससे हमारे चैनल का भी थोड़ा फ़ायदा होगा। एंड ये मेरी तरफ से एक ओपन सोर्स कम्युनिटी के लिए एक मेरी तरफ से गिफ्ट समझ लो कि ठीक है यार, इस प्रोजेक्ट को मैंने बनाया, बिकॉज ये जो ऐसे डैशबोर्ड्स है ना, इसको बनाने के लोग $100 लेते हैं आराम से, ठीक है। बट आई थॉट कि सिर्फ मुझे नहीं, काफ़ी लोगों को ये चीज़ आनी चाहिए, बिकॉज ऐसी चीज़ें हम खुद से कर सकते हैं। इसमें आप और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, जैसे मैं इसके अंदर एक अलार्म लगा सकता हूँ, फॉर एग्जांपल कि जैसे मेरी वैल्यू जो है, अगर मेरा हाई इन 24 आवर्स जो है, अगर वो $1 से ऊपर चला जाए फॉर पर्टिकुलर, जैसे डॉज कॉइन के अगर वो $1 से ऊपर चला गया, या कुछ पॉइंट से ऊपर चला गया, मतलब वो एपीआई के ऊपर डिपेंड करता है, तो मेरे को एक अलर्ट मैसेज मेरे ईमेल पे आ जाए, ठीक है। ऐसा कुछ हो जाए मेरे साथ, तो वो चीज़ भी इस पेज के थ्रू करी जा सकती है। उसके लिए आपको ओपन सोर्स से कुछ देखना पड़ेगा कि ईमेल अलर्ट भेजने के लिए कौन सी लाइब्रेरी यूज़ कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के साथ, है ना, कुछ ऐसा। तो ऐसे आप अपने तरीके से बहुत सारी चीज़ में कर सकते हो। ऑलराइट, तो बहुत बातें हो गई और वीडियो को समाप्त करते हैं यहीं पे। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड हैव अ नाइस डे।